हाय वेलकम टू कोड फॉर इंटरव्यू वेलकम एक्सप्लोरिंग द नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट सीरीज और यहाँ पर हम बनाने वाले हैं गूगल क्लोन हम यहाँ पे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट जेएस और हम यहाँ पे यूज करेंगे टाइपस्क्रिप्ट का एंड टेलविन सीएसएस का। तो आप अगर यहाँ पे देखो ये हमारे यहाँ पे गूगल क्लोन है जो कि बहुत सिमिलर है, जो कि हमारा यहाँ पे एक्चुअल गूगल है। तो गूगल की तरह जैसे आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करके आप सर्च कर सकते हो, बिल्कुल डिट्टो हमारे पास है। आप यहाँ पे कुछ भी अगर आप यहाँ पे टाइप करोगे तो उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको टाइप किया, मैंने यहाँ पे एंटर मारा, तो आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हो। कोड फॉर इंटरव्यू के नाम से तो खैर कुछ नहीं आया बट ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ यहाँ पे वर्क करता है। एंड मैंने यहाँ पे बैक किया तो यहाँ पे वापस आ गए। और यहाँ पे एक और फंक्शनैलिटी है, आप अगर यहाँ पे जाओगे गूगल पे, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो अगर आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे सर्च बाय वॉइस का ऑप्शन है कि आप यहाँ पे स्पीच टू टेक्स्ट सर्च कर सकते हो। डिट्टो हमें हमारे पास भी है। आप अगर यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो मैं यहाँ पे जो भी कुछ भी बोलूंगा वो यहाँ पे आके टाइप हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कोड फॉर इंटरव्यू जावा प्रोजेक्ट्स, तो आप अगर यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू जावा प्रोजेक्ट्स को सर्च किया है। जो मैंने बोला वो इसने डिट्टो यहाँ पे सर्च मार दिया। अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊं तो कुछ भी नहीं आया यहाँ पे, तो खैर अलग बात है, अभी और ग्रो करना पड़ेगा यहाँ पे गूगल में जगह बनाने के लिए बट जो मैंने वहां पे सर्च किया था वो यहाँ पर आया है। मतलब सर्च से मेरा मतलब जो मैंने बोला उसको यहाँ पे इसने टाइप किया था। कैसे? यूट्यूब इंडिया। तो आप अगर यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे यूट्यूब इंडिया बोला है एंड यहाँ पे इसने यूट्यूब इंडिया को टाइप कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे वर्क करता है, तो हम यहाँ पे इसको भी देखने वाले हैं। बाकी कुछ और फंक्शनैलिटीज भी हैं। आप अगर यहाँ पे गूगल सर्च पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे गूगल सर्च हो जाएगा। ये इसको यहाँ पे सर्च करता है, जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखोगे, अगर आप एंटर पे क्लिक करोगे तो भी उसको सर्च कर देगा। अगर आप यहाँ पे गूगल सर्च पे क्लिक करोगे तो भी वो उसको सर्च कर देगा। आई एम फीलिंग लकी, ये अगर आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो डूडल्स खुलते हैं। जो यहाँ पे आप अगर आप आई एम फीलिंग लकी पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो गूगल के जो डूडल्स हैं वो खुलते हैं। सेम फंक्शनैलिटी यहाँ पे मैंने डाल ली हुई है। तो ये प्रोजेक्ट हम यहाँ पे बनाएंगे एंड ये वाला जो प्रोजेक्ट होगा ये हमारा होगा यहाँ पे नेक्स्ट जेएस की हेल्प से विद टाइपस्क्रिप्ट एंड हम यहाँ पे यूज करेंगे टेलविन सीएसएस का। इसको बनाने के लिए आपको किसी भी अपने एक फेवरेट फोल्डर में आना है। मैं यहाँ पर आया हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आपको ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है सीएमडी। जब आप यहाँ पे लिखोगे तो इसी फोल्डर के अंदर आपका सीएमडी खोल देगा एंड यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट बनाना है। तो नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट हम कैसे बनाते हैं, आपको यहाँ पे लिखना है npx create next app। मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट नेक्स्ट ऐप और यहाँ पे आपको लेटेस्ट यूज करना है ताकि नेक्स्ट ऐप का जो ये आपका लाइब्रेरी इंस्टॉल करेगा ये सबसे लेटेस्ट लाइब्रेरी हो, ठीक है। और नेक्स्ट जेएस इसके हिसाब से फिर सबसे लेटेस्ट यहाँ पे इंस्टॉल होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है अपनी एप्लीकेशन का नाम, जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ उसको गूगल क्रोम, और यहाँ पे आपको एंटर मार देना है। इसके बाद ये आपसे कुछ पूछेगा कि आपको क्या क्या चाहिए अपनी एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे आपको वो मेंशन करना है। जैसे अगर आप यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट यूज करना चाहते हो या फिर जावास्क्रिप्ट, मतलब रिएक्ट अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो या फिर रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो। मैं यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट यूज करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे यस पे क्लिक किया। आप यहाँ पे ESLint यूज करना चाहते हो क्या? ESLint क्या होता है? ESLint के ना कुछ रूल्स होते हैं कि आपको अपने कोड में क्या क्या वैलिडेशंस डालनी है कि आपका कोड इस वाले स्टैंडर्ड को फॉलो करे। तो उसके हिसाब से हम वहाँ पे ESLint का कोड लिखते हैं। Airbnb का स्टैंडर्ड एक सबसे फेमस जो ESLint में फॉलो होता है, ठीक है। बट इस वाले प्रोजेक्ट के स्कोप के हिसाब से ESLint अभी बाहर का टॉपिक है, वो हम देखेंगे किसी और वीडियो में जहां पर हम ESLint को कवर करेंगे, बट इस वाली वीडियो में नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप यस कर दो, नो कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आपको टेलविन सीएसएस यूज करनी है क्या? टेलविन सीएसएस ना, अगर आप यहाँ पे टेलविन सीएसएस को बाद में अगर आप यहाँ पे इंस्टॉल करोगे तो बहुत भसड़ बैठती है, मतलब बहुत मेहनत है, ठीक है मेहनत का काम। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना कि आप यहाँ पे फ्रेमवर्क गाइड्स में जाके इसको देख सकते हो इंस्टॉलेशन के अंदर कि नेक्स्ट.जेएस के साथ आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आपको इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, फिर आपको यहाँ पे ये सब कुछ करना है, फिर आपको यहाँ पे एक फाइल बनानी है जिसमें यहाँ पे ये वाला कोड होना चाहिए ग्लोबल्स और CSS में आपको यहाँ पे ये 3 लाइनें चिपकानी है। फिर आप जब यहाँ पे npm run dev करोगे तो आप जब यहाँ पे क्लासेस डाल के देखोगे तो आपको जो टेलविन CSS के चेंजेस हैं वो यहाँ पे दिखेंगे। लेकिन ये सब तब है जब आप ये काम मैनुअली करोगे। अगर आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर देते हो ना तो नेक्स्ट.जेएस ये सब आपको खुद से करके देगा। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि ये सब यहाँ पे खुद से हुआ होगा। तो टेलविन सीएसएस का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो मैंने वहाँ पे यस लिखा। ये बोल रहा है कि सोर्स फोल्डर आपको चाहिए नहीं चाहिए। अगर आपको यह ध्यान हो कि रिएक्ट के अंदर ना एक सोर्स फोल्डर होता था और सोर्स फोल्डर के अंदर अपना सारा कोड होता था और हम अपना सारा कोड सोर्स के अंदर ही लिखते थे, वो हमारा एक तरह से मेन फोल्डर हो जाता था। तो यहाँ पर वही पूछ रहे हैं कि आपको सोर्स फोल्डर चाहिए नहीं चाहिए। तो चाहिए हमें, क्योंकि हम रिएक्ट से आए हैं
तो रिएक्ट की एक आदत पड़ी हुई है रिएक्ट के फ़ोल्डर स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ यस कि हाँ भाई मेरे को चाहिए। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे यस किया, ऐप राउटर आपको चाहिए क्या? ये राउटिंग के लिए है, ठीक है। दिखाऊँगा ये कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे इस पे लिखते हैं यस। वुड यू लाइक टू कस्टमाइज़ द डिफ़ॉल्ट इम्पोर्ट एलियास? अगर आपको इसको कस्टमाइज़ करना है या नहीं करना है, जो डिफ़ॉल्ट आता है उसको कस्टमाइज़ करना चाहते हो? मेरे को नहीं करना, मेरे को जो डिफ़ॉल्ट आता है वही यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देखो तो ये यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट में ये सब लाइब्रेरीज़ है, इसको ये यहाँ पे इंस्टॉल करेगा और एक फ़ोल्डर यहाँ पे जनरेट करेगा। यहाँ पे आ भी चुका है फ़ोल्डर गूगल क्लोन के नाम से। तो इस फ़ोल्डर के अंदर आपकी सभी फाइल्स आएँगी और इसने फाइल्स इसने बनानी शुरू भी कर दी। नाइस। तो इसको बनने में लगेंगे 1 मिनट। तो फिर से वापस आता हूँ वीडियो को पॉज़ करके। तो आप अगर यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट इसने हमारा यहाँ पे बना दिया है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कोड स्पेस डॉट क्या करेगा, ये आपका इसी फ़ोल्डर के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड खोल देगा। हम यहाँ पे आईडी यूज़ करने वाले हैं वीएस कोड, तो ये कुछ पुराना यहाँ पे कोड खुला हुआ है, इसको करते हैं यहाँ पे क्लोज़, जो अब एग्ज़िस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाऊँ, तो आपका जो वीएस कोड है वो कुछ यहाँ पे इस तरह का दिखना चाहिए, ठीक है। इस तरह का आपके पास यहाँ पे एक विजुअल स्टूडियो कोड आएगा, जहाँ पे आपको एक गूगल क्लोन के नाम से ये वाला प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सपैंड करके दिखाऊँ, तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास यहाँ पे ये सब कुछ है। ये यहाँ पे एक फाइल स्ट्रक्चर है, जो कि आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट.जेएस है उसका यहाँ पे फाइल स्ट्रक्चर है, और आप यहाँ पे देखो सोर्स फ़ोल्डर मेरे पास यहाँ पर आया है। सोर्स फ़ोल्डर जैसे जो कि हमने वहाँ पे येस पे क्लिक किया था कि मेरे को यहाँ पे सोर्स फ़ोल्डर चाहिए, वो सोर्स फ़ोल्डर मेरे पास यहाँ पे आया है। दूसरी चीज़, मैंने आपको टेलविंड की कॉन्फ़िगरेशंस दिखाई थी कि अगर आप वहाँ पे येस करोगे तो ये सब जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो खुद से आपको करके देगा। तो आप यहाँ पे देखो tailwind.config.js, ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर हैं, जो ये आपको यहाँ पे दिख रही हैं tailwind.config.js में। दूसरी चीज़, यहाँ पे globals.css के अंदर आपको यहाँ पे ये सभी कॉन्फ़िगरेशंस दिख रही हैं। global.css फाइल कहाँ गई? सोर्स के अंदर मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखो globals.css के अंदर ये यहाँ पे आपको तीनों चीज़ें मिल रही हैं। तो जो टेलविंड सीएसएस की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो भी हमारे पास यहाँ पर आई हैं। इसके बाद आप अगर यहाँ पे ये कोड पूरा देखो, तो सबसे जो यहाँ पे मेन फाइल है वो है यहाँ पे आपकी पैकेट.जेसन। किसी भी एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन जो सबसे मेन फाइल होती है वो पैकेट.जेसन होती है आपकी। ये आपको ये बताता है कि आपका प्रोजेक्ट है क्या, वो कैसा दिखता है, क्या-क्या डिपेंडेंसीज उसको चाहिए चलाने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो डिपेंडेंसीज में हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस है जो कि 13.4 है। उसके बाद यहाँ पे रिएक्ट और रिएक्ट डॉम है, जो कि रिएक्ट में भी हमारे पास थे, बहुत इंपॉर्टेंट पैकेजेस हैं। टेलविंड सीएसएस यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल हुआ है और यहाँ पे हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल हुआ है। टाइपस्क्रिप्ट अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो तो ये पैकेज सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि टाइपस्क्रिप्ट पैकेज है, जो आपको टाइपस्क्रिप्ट का एक कंपाइलर भी देता है। क्योंकि आपका जो ब्राउजर है उसको टाइपस्क्रिप्ट नहीं समझ में आती, उसको सिर्फ जावास्क्रिप्ट समझ में आती है। तो आपको अपने टाइपस्क्रिप्ट को कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू जावास्क्रिप्ट, और उसके लिए आपका टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर काम आता है। और आपको अपने टाइपस्क्रिप्ट के कंपाइलर को बताना पड़ता है कि आपको कैसे-कैसे जावास्क्रिप्ट में उसको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए ये वाली फाइल लगती है, जो कि है tsconfig.json। ये आपके टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन.json फाइल है, और यहाँ पे कंपाइलर ऑप्शंस में आप इसको बताते हो कि ब्रो आपको इसको कैसे-कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम चेंजेस करेंगे, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट है ना बहुत भसड़ करता है, कुछ चीजें अलाउ करेगा कुछ नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ब्रो इस चीज को अलाउ करना है, ठीक है, जो वो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक करता है। उसके बाद यहाँ पे टेलविंड की कॉन्फ़िगरेशंस की फाइल है, ये तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दी है। कुछ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस हैं टेलविंड की, उसको चलाने के लिए। रीडमी एमडी आपको पता होगा अगर आपने गिटहब के साथ काम किया है। postcss.config.js, यहाँ पे हमारे पास कुछ प्लगइन्स हैं। ये जो यहाँ पे प्लगइन्स होते हैं ये आपके नेक्स्ट.जेएस के लिए होते हैं। टेलविंड सीएसएस को जब आप यहाँ पे यूज कर रहे हो तो उसके कुछ प्लगइन्स हैं जो यहाँ पे आप मेंशन करते हो, ठीक है। इसकी हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस के कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं। अगर आपको कोई भी नेक्स्ट.जेएस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जो हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूंगा क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी। बेसिकली कुछ इमेजेस और कुछ सीएसएस की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, इसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है। तो जो भी आपको नेक्स्ट.जेएस के कंपाइलर को बताना है कि आपको इस चीज को ऐसे ट्रीट करना है, तो यहाँ वो चीज आप यहाँ पे मेंशन करते हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फाइल है next.env.d.ts, नेक्स्ट का एनवायरनमेंट डेवलपमेंट वाला, ठीक है। यहाँ पे ये जो फाइल होती है टाइपस्क्रिप्ट के लिए होती है, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट के कंपाइलर को यहाँ पर आप टाइप्स की इंफॉर्मेशन देते हो, जो नेक्स्ट.जेएस के टाइप्स हैं। तो ये वाली जो आपकी फाइल है वो आपकी टाइपस्क्रिप्ट पिक करता है। इसको आपको डिलीट नहीं करना, ना इसको आपको एडिट करना है, और इसको आपको पुश तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट आपका सिर्फ डेवलपमेंट में काम आता है, प्रोडक्शन में काम नहीं आता। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आपको आपका जो ब्राउजर है उसको सिर्फ जावास्क्रिप्ट समझ में आती है, उसको टाइपस्क्रिप्ट समझ में नहीं आती। तो प्रोडक्शन में जावास्क्रिप्ट ही रन होगी, तो प्रोडक्शन में टाइपस्क्रिप्ट का कोई काम ही नहीं है।
तो ये वाली जो फाइल है, अब टाइपस्क्रिप्ट का कोई काम नहीं है तो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स का भी कोई काम नहीं होगा। तो ये वाली जो फाइल है जो आपके टाइपस्क्रिप्ट के कंपाइलर को हेल्प करती है, इसका भी कोई काम नहीं है। इसी वजह से आप यहाँ पे देखोगे ये थोड़ा सा यहाँ पे फेड कलर में है। आप यहाँ पे देखोगे प्योर यहाँ पे व्हाइट कलर में और ये यहाँ पे फेड कलर में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम इस फाइल को मेंशन करते हैं गिट इग्नोर के अंदर। आप इस फाइल को पुश भी नहीं करते, क्योंकि पुश करके फायदा क्या है जब हम इसको प्रोडक्शन में डिप्लॉय ही नहीं कर रहे। प्रोडक्शन में इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, इसकी सिर्फ डेवलपमेंट में नीड है, तभी यहाँ पे डॉट डी लगा हुआ है, डी इज फॉर डेवलपमेंट। उसके बाद ESLint rc.json फाइल है, इसमें आप अपनी जो लिंट की इंफॉर्मेशन है, लिंट के सभी रूल्स हैं, उसको आप यहाँ पे मेंशन करते हो कि मेरे प्रोजेक्ट में ESLint के ये कॉन्सेप्ट्स फॉलो होने चाहिए, ये रूल्स यहाँ पे फॉलो होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद नोड मॉड्यूल्स है, सबको पता होगा, ठीक है। जो रिएक्ट से आए हैं उनको तो बिल्कुल पता होगा कि यहाँ पे क्या होता है। एक चीज अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, पब्लिक फोल्डर है मेरे पास यहाँ पे, और पब्लिक फोल्डर में इंडेक्स और HTML नहीं है। रिएक्ट में हमारे पास पब्लिक फोल्डर के अंदर इंडेक्स और HTML थी, manifest.json थी, काफी सारी फाइलें थी, बट यहाँ पे है ही नहीं कुछ भी। Next.js में हमारे पास index.html फाइल नहीं होती, जबकि मेन फाइल जो होती है इंडेक्स और HTML होती है। ब्राउजर आपका इंडेक्स और HTML फाइल मांगता है कि मेरे को इंडेक्स और HTML फाइल चाहिए, बट यहाँ पर है ही नहीं। वो इंटरनली कन्वर्ट होता है, जो आपका सारा कोड है, जब आप इसकी बिल्ड बनाओगे तो इंडेक्स और HTML जनरेट होती है, इंटरनली होती है वो। तो ब्राउजर के पास आपकी इंडेक्स और HTML जाती है, बट यहाँ पे आपको नहीं दी हुई। यहाँ पे बस आपको दो लोगोज दिए हुए हैं, एक next.svg है, यहाँ पे आपका next.js का लोगो है, दूसरा versal.svg है, जहाँ पर आपका versal का लोगो है जिसने next.js को बनाया है। एक प्राइवेट कंपनी है जो next.js को ऑन करती है, ये यहाँ पे उसका लोगो है। इसके बाद इसको चलाना कैसे है? रिएक्ट में तो हम सीधा लिखते थे npm start, बट यहाँ पे आप जो अगर देखोगे डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है वो डेव स्क्रिप्ट है। स्टार्ट स्क्रिप्ट है अपने पास, लेकिन ये प्रोडक्शन की स्क्रिप्ट है। तो अगर आपको अपनी एप्लीकेशन को नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन को प्रोडक्शन में चलाना है तो वहां पे आप रन करोगे स्टार्ट स्क्रिप्ट को। स्टार्ट स्क्रिप्ट को आपके प्रोजेक्ट का बिल्ड चाहिए होता है, तो आपको सबसे पहले ये वाली स्क्रिप्ट उसके इसमें रन करनी है, उसके बाद आप इस वाली स्क्रिप्ट को रन कर सकते हो लिंट को चेक करने के लिए कि लिंट के रूल्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, कोई केस फेल तो नहीं हो रहा। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिंट वाली जो स्क्रिप्ट है उसको रन कर सकते हो, बट हम यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे रन करेंगे डेव स्क्रिप्ट को। तो डेव स्क्रिप्ट को रन करने के लिए आपको यहाँ पे अपना पावरशेल खोल लेना है। यहाँ पर आपको जो अपना ये टर्मिनल है उसको खोल लेना है, ठीक है। VS कोड का एक टर्मिनल है जिसको आपने यहाँ पे खोला है। एंड आप अगर यहाँ पे देखो तो मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर हूँ, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा सर गूगल क्रोम के अंदर। मैंने यहाँ पे CD करके मैं यहाँ पे गूगल क्रोम के अंदर आया, और यहाँ पे आपको अपने डेव स्क्रिप्ट को रन करना है, क्योंकि हम यहाँ पे डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं तो डेव स्क्रिप्ट यहाँ पे काम आएगी। आपको यहाँ पे लिखना है npm run dev। npm जैसे आप यहाँ पे npm run dev लिखोगे, ये पैकेट और जेसन को ढूंढने जाएगा और स्क्रिप्ट के अंदर ये चेक करेगा कि dev नाम से कोई स्क्रिप्ट है। अगर इसको मिलता है तो ये चलाएगा आपका नेक्स्ट dev को। आप यहाँ पे देखो इसने चलाया है नेक्स्ट dev को। नेक्स्ट dev क्या कर रहा है कि आपका जो सर्वर है वो चला रहा है लोकल होस्ट 3000 पे। 3000 यहाँ पे Next.js का डिफॉल्ट पोर्ट है, और ये आपका यहाँ पे 0.0.0.0 ये आपका यहाँ पे लोकल होस्ट है। इन अदर टर्म्स ये है आपका यहाँ पे लोकल होस्ट। और आप यहाँ पे देखो, जैसे आप यहाँ पे आपने यहाँ पे npm run dev लिखा तो एक डॉट नेक्स्ट के नाम से यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट हुआ है। ये Next.js को हेल्प करता है उसको चलाने के लिए, ठीक है। स्टैटिक के अंदर आप यहाँ पे जाओगे तो चंक्स के अंदर आपको यहाँ पे सभी जो जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं वो मिल जाएंगी। जो एक्चुअल में मैंने आपको क्या बोल रहा हूँ तब से कि जो ब्राउजर है वो जावास्क्रिप्ट मांगता है, उसको टाइपस्क्रिप्ट समझ में नहीं आती, तो एक्चुअल में आपको जावास्क्रिप्ट चाहिए जो आपकी जो एक्चुअल में ब्राउजर में जाके रन होगी। तो वो सभी फाइल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी इस वाले डॉट नेक्स्ट फोल्डर के अंदर। और आप यहाँ पे देखो कंपाइल ये हमारा यहाँ पे हो चुका है। क्लाइंट और सर्वर इसने दोनों को कंपाइल किया है, क्योंकि Next.js की यही खासियत है कि ये सर्वर साइड रेंडरिंग भी करता है। React.js बहुत पावरफुल है, हम सब मानेंगे कि React.js बहुत पावरफुल है, लेकिन React.js का एक ड्रॉबैक था जिसको Next.js ने पूरा किया। ड्रॉबैक तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक वैक्यूम था React.js में जिसको Next.js ने फिल किया। React.js आपकी क्लाइंट साइड रेंडरिंग करता है, वो प्रॉपर टिपिकल क्लाइंट साइड रेंडरिंग है, स्ट्रिक्टली क्लाइंट साइड रेंडरिंग है, तो सर्वर साइड रेंडरिंग वहां पर है ही नहीं। तो एक वैक्यूम वहां पर दिखा Next.js को, और Next.js ने उस वैक्यूम को फिल कर दिया। तो आप यहाँ पे देखो कंपाइल ये हमारा यहाँ पे हो चुका है। वापस आके अगर यहाँ पे मैं लोकल होस्ट 3000 यहाँ पे खोलूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास यहाँ पे जो लोकल होस्ट 3000 है उसमें आपकी जो एप्लीकेशन है वो आके यहाँ पे रन होगी। ये इसको क्या हुआ, ये इतना लोड क्यों हो रहा है?
कंपाइल हो रहा है यहाँ पे, वेट करने को बोल रहा है कि वेट कंपाइलिंग, फिर से इसको कंपाइल कर रहा है। कंपाइल हो चुका है, वापस आते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे लोकल होस्ट 3000 पे अपनी जो एप्लीकेशन है वो आके यहाँ पे रन हो चुकी है। और आप यहाँ पे देखो नेक्स्ट.जेएस का हमारे पास यहाँ पे लोगो है जो मैं आपको दिखा रहा था, ये यहाँ पे वर्सल का लोगो है जिसने नेक्स्ट.जेएस को बनाया है। और यहाँ पे पहले से कुछ यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ये कोड मैंने नहीं लिखा, जैसे रिएक्ट में हमारे पास बाय डिफॉल्ट कोड लिखा आता है ऐसे नेक्स्ट.जेएस में लिखा आता है। और आप उस कोड को एडिट कर सकते हो जब आप यहाँ पे जाओगे सोर्स के अंदर, ऐप के अंदर page.tsx के अंदर। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे मेरे पास यहाँ पे सोर्स है, सोर्स के अंदर मेरे पास यहाँ पे ऐप के नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे ये सब फाइल्स हैं। फेविकॉन आइकन है। फेविकॉन क्या होता है? फेविकॉन होता है आपका यहाँ पे जो आपका टाइटल बार पे आइकन होता है, इसको फेविकॉन बोला जाता है। globals.css है, इसको आप index.css मान सकते हो कि ये आपकी यहाँ पे index.css है। इसके नीचे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे दो फाइल्स हैं, एक है मेरे पास यहाँ पे layout.tsx, दूसरी है मेरे पास यहाँ पे page.tsx। तो page.tsx में तो अपना यहाँ पे सारा कोड लिखा हुआ है, इसको आप page.tsx को app.js मान सकते हो react.js की। और यहाँ पे आप देखो तो जो भी आप यहाँ पे कोड यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, वो सब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। इस सब को हटा के अगर मैं यहाँ पे सिंपल हेलो लिखता हूँ तो आपको वहाँ पे हेलो दिखेगा। मैं सपोज यहाँ पे आपका हेलो लिखा एक डिव के अंदर डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सिंपल आपका हेलो लिखा, तो एक सेकंड कंपाइल होने देते हैं। तो जैसे ये कंपाइल होगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि या आपको यहाँ पे सिंपल हेलो दिख रहा है। ये सब लाइनें कहाँ से आई? तो इसके लिए आपको यहाँ पे globals.css में आना पड़ेगा और यहाँ से ये पूरा जो CSS है उसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट लगा हुआ था। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट आपका लगा हुआ है, जो सब वो सब लाइनें वहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो इसको हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे। ये जो पूरी CSS है इसकी टेलविंड की CSS आपको यहाँ पे छोड़नी है, वरना टेलविंड वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको हटाया तो आप यहाँ पे देखोगे ये सब यहाँ पे प्लेन हो गया और आपको यहाँ पे इस केस में हेलो भी दिख रहा है। एक चीज मैं बताना भूल गया, अगर आपको वीडियो पसंद आया यार वीडियो को लाइक करना, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं यार तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बाकी प्रोजेक्ट्स आप चेकआउट कर सकते हो, ये वाली सीरीज जरूर देखना, जावास्क्रिप्ट एक्सरसाइज, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत हेल्प मिलेगी। जावास्क्रिप्ट के जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस हैं इसमें मैंने उनको कवर किया है एडवांस कॉन्सेप्ट्स के साथ, जैसे वेब एपीआई है, होस्टिंग है, क्लोजर्स हैं, इफी है। तो ये सब यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं, और भी बहुत जो जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब यहाँ पे कवर हुए हैं। ठीक है, तो बेसिक नहीं मैंने यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ पे एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इसमें कवर किए हैं। नेक्स्ट.जेएस का एक और प्रोजेक्ट है बिल्ड टू डू एप्लीकेशन, इसको आप बना सकते हो। ठीक है, तो वापस आते हैं। आपने यहाँ पे देखा कि जैसे मैंने यहाँ पे इसको हेलो डाला तो वहां पे आपका ये हेलो से आपका रिप्लेस हो गया। ठीक है, ऊपर वाली जो इमेज है इसको आप यहाँ से हटा सकते हो। इसके बाद layout.tsx है। layout.tsx आप एक तरह से index.js है, जावास्क्रिप्ट की जो index.js है वो यहाँ पे ये वाली फाइल है। तो एक सेकेंड इस कोड को थोड़ा सा एक लाइन में ले आता हूं मैं, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये कोड यहाँ पे उतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉन्ट यहाँ पे यूज हो रहा है एंटर के नाम से, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है fonts.google.com। आप अगर यहाँ पे जाओगे तो fonts.google.com आपको मिल जाएगा, एंड यहाँ से आप फॉन्ट्स को पिक कर सकते हो। दुनिया भर के फॉन्ट्स हैं यहाँ पे। आप अगर नीचे आके देखोगे फॉन्ट्स, इतने फॉन्ट्स हैं कि बस पूछो मत। और ये जो फॉन्ट है ये भी यहीं से लिया गया है, इंटर के नाम से फॉन्ट है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, इंटर फॉन्ट। ये वाला फॉन्ट वहाँ पे ये लोग यूज कर रहे हैं, तो इस फॉन्ट को आप हटा सकते हो। इस फॉन्ट की हमें यहाँ पे ऐसी कोई नीड नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो बॉडी है इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो चिल्ड्रन यहाँ पे हम रेंडर कर रहे हैं, और ये जो चिल्ड्रन है ये आपका यहाँ से आ रहा है, जहाँ पे हमने यूज किया है ऑब्जेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट का, जो जहां से हम यहाँ पे आपके चिल्ड्रन को पिक कर रहे हैं। और यहाँ पे कॉलन लगा हुआ है, कॉलन लगा के यहाँ पे आपका जो टाइप स्क्रिप्ट का डेटा टाइप है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। चिल्ड्रन आपका यहाँ पे एक रिएक्ट की नोड है, तो ये यहाँ पे डेटा टाइप लिखा हुआ है इसका, क्योंकि हम यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि जो चिल्ड्रन है यहाँ पे, वहां पे आपका page.tsx रेंडर हो रहा है। page.tsx आप कहते हैं चिल्ड्रन यहाँ पर आ रहा है layout.tsx के अंदर, और यहाँ पे रेंडर हो रहा है। अगर अभी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपका हेलो लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका हेलो लिखा है। चिल्ड्रन यहाँ से हटा देता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो हेलो है आपका वो यहाँ से आपका गायब हो जाएगा, गायब हो गया। तो जो आपका यहाँ पे page.tsx है वो आपका एज अ चिल्ड्रन आके यहाँ पे इसमें बॉडी के अंदर पास हो रहा है। ये आपकी HTML फाइल है,
आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये आपकी index.html फाइल है। तो यहाँ पे आपकी बॉडी है और अगर आप यहाँ पे देखो तो जो आपकी मेटा इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर है। ये आपका यहाँ पे मेटा इन्फॉर्मेशन जिसमें टाइटल है। टाइटल में यहाँ पे क्रिएट नेक्स्ट ऐप लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सपोज गूगल मैंने यहाँ पे डाला तो जो क्रिएट नेक्स्ट ऐप है इसकी जगह आपको यहाँ पे गूगल दिखाई देगा जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेटेड बाय क्रिएट नेक्स्ट ऐप। ठीक है, यहाँ पर सपोज मैं लिख रहा हूँ क्रिएटेड बाय कोड फॉर इंटरव्यू। आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने आपको क्या बोला है कि जो page.tsx है वो हमारा app.js के इक्विवेलेंट है। तो जो भी हम सारा कोड लिखेंगे वो page.tsx में लिखेंगे और ये हमारा होगा एज अ लैंडिंग पेज। अगर आप रिएक्ट की बात करो तो रिएक्ट में जो app.js है उसको हम एज अ लैंडिंग पेज यूज करते थे और सेम काम हम यहाँ पे करेंगे page.tsx के साथ। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपका सोर्स फोल्डर के अंदर सोर्स मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ कंपोनेंट्स के नाम से। कंपोनेंट्स के नाम से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया और यहाँ पे सबसे पहला मेरा कंपोनेंट होगा मेरा header.tsx के नाम से। header.tsx यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन ली। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्स लिखना है एंड कॉन्स लिखने के बाद हेडर एंड दिस एंड दिस। उसके बाद यहाँ पे सपोज डिव के अंदर मैंने यहाँ पे रेंडर कराया हेलो और यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया आपके यहाँ पे हेडर को। ठीक है, बट यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो कंपोनेंट के साथ अगर आप यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट का यूज कर रहे हो तो एक डेटा टाइप है जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो जो कि है react.function components। अगर आपके पास अगर आपने एक फंक्शन कंपोनेंट बनाया है तो आप यहाँ पे कॉलन लगा के react डॉट क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो टाइपस्क्रिप्ट का थोड़ा सा यूज कर लिया जाए। तो जो फंक्शन कंपोनेंट है रिएक्ट डॉट फंक्शन कंपोनेंट आप यहाँ पे इसको यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। इससे ये पता लगेगा कि ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है। आप यहाँ पे react डॉट fc भी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर फंक्शन कंपोनेंट। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे हेडर लिखा। वापस आते हैं page.tsx में। आपको यहाँ पे क्या काम करना है कि अपने हेडर को यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो मैंने हेडर को यहाँ पे आपका इंपोर्ट किया। हेडर को इंपोर्ट करने के बाद एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे ये सब हटा के यहाँ पे सिंपल मैं फ्रेगमेंट्स डाल रहा हूँ। फ्रेगमेंट्स के अंदर मैं यहाँ पे हेडर को मेंशन कर रहा हूँ। आई होप फ्रेगमेंट्स आपको पता होगा। अगर आप रिएक्ट से आए हो नेक्स्ट.जेएस में तो फ्रेगमेंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने हेडर लिखा और यहाँ पे कंपाइल हो चुका है। वापस आते हैं तो आपको यहाँ पे हेलो दिखा है और ये जो हेलो है आपका, ये आपका हेडर से आया है। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर आओ, ठीक है, जो एक्चुअल गूगल क्रोन है वो मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, तो आप अगर यहाँ पे देखो तो जो हेडर ये आपका बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। जो ये पूरा पेज है ये आपका 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है आपका यहाँ पे हेडर वाला पार्ट जहाँ पे ये कुछ यहाँ पे चीजें हैं। दूसरा है आपका यहाँ पे मेन सेक्शन और तीसरा है आपका यहाँ पे ये वाला फुटर। तो सबसे पहले हेडर पे हम यहाँ पे काम करेंगे। जो कंपोनेंट मैंने अभी अभी बनाया भी है जो कि है यहाँ पे हेडर कंपोनेंट। तो सबसे पहले इस वाले कंपोनेंट पे यहाँ पे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे वापस आना है और यहाँ पे हेडर में मेरे पास डिव यहाँ पे ऑलरेडी है। आप अगर यहाँ पे देखो तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे जो कि जीमेल है, इमेजेस है। तो आपको यहाँ पे एक पी टैग में ये जो टेक्स्ट है आपको यहाँ पे ये लिखना है, जीमेल है, इमेजेस है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 2 आइकन्स है यहाँ पे, ये तो आइकन है और ये यहाँ पे इमेज है। तो एक बार वापस आके इसको सपोज मैंने यहाँ पे सेव किया तो आपको यहाँ पे 2 चीजें दिखनी चाहिए, जीमेल दिख रहा है और आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है। आइकन्स मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो ये वाला जो आइकन है मेरे को यहाँ पे ये वाला आइकन चाहिए होगा। तो आइकन्स के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ रिएक्ट आइकन्स का। हमारे पास यहाँ पे एक पैकेज है जो कि है रिएक्ट आइकन्स के नाम से। तो मैं यहाँ पे इसी का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो रिएक्ट आइकन सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आपको यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये इसकी यहाँ पे इंस्टॉलेशन है, npm install react icons --- सेव नहीं भी लगाओगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे उस वहाँ हमारा नेक्स्ट.जेएस का सर्वर चल रहा है। तो मैंने सपोज यहाँ पे एक नया टर्मिनल खोला। आपको जाना है गूगल क्रोन के अंदर जो आपका यहाँ पे ये है और यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है रिएक्ट आइकन्स को। रिएक्ट आइकन्स में जो एसवीजी आइकन्स हैं वो एक्चुअल में रिएक्ट के कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे। तो हम रिएक्ट का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो जो रिएक्ट की लाइब्रेरीज हैं हम यहाँ पे उन्हीं का ही यूज करेंगे। ठीक है, कुछ और यहाँ पे यूज करने से अच्छा आप उन्हीं का यूज कर सकते हो। तो बिल्कुल ठीक है, मेरे को यहाँ पे ये चाहिए, ये वाला मेरे को यहाँ पे आइकन चाहिए। एंड ये वाला जो आइकन है या ये एक्चुअल में ग्रिड आइकन है। ठीक है, इसको ग्रिड बोला जाता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ग्रिड को यहाँ पे सर्च कर सकते हो और यहाँ पे जो भी आपको पसंद हो उसको आप यहाँ पे पिक कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास यहाँ पे गोल डॉट्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो गोल मेरे पास यहाँ पे डॉट्स हैं। ये यहाँ पे कुछ छोटी छोटी यहाँ पे डॉट्स हैं जो कि राउंड शेप में है।
तो गोल मैं बोल रहा हूँ, गोल से मतलब राउंड से है मेरा। बिल्कुल देसी बना दिया। तो ये आपको यहाँ पे मिलना चाहिए ये वाला। आप यहाँ पे देखो टीबी ग्रिड डॉट्स, और इसी की मेरे को यहाँ पे जरूरत थी, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। ऊपर आके आपको यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे इंपोर्ट किया। कहाँ से आएगा? जो पैकेज हमने अभी अभी यहाँ पे इंस्टॉल किया है, जो कि है रिएक्ट आइकन्स। लेकिन एक्चुअल में ये रिएक्ट आइकन से नहीं आएगा। रिएक्ट आइकन्स क्या क्या करता है, कुछ जो हमने यहाँ पे आइकन्स को इंपोर्ट किया है उसको एक सब फोल्डर में से इंपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आप देखो जो भी आपका यहाँ पे लगा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे टीबी लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे स्लैश लगा के टीबी लिखना है, तो ये आपका टीबी फोल्डर से आएगा। तो अभी हम और भी आइकन्स देखेंगे, तो जो भी यहाँ पे पहले 2 वर्ड्स होंगे वो आपका फोल्डर का नाम है यहाँ पे। तो ये कुछ यहाँ पे इस तरह से वर्क करता है। बाकी ये यहाँ पे रिएक्ट का कंपोनेंट है, तो आप यहाँ पे टीबी ग्रेड डॉट्स एज अ रिएक्ट कंपोनेंट यहाँ पे आप सीधा यूज कर सकते हो। तो सर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक इमेज मेरे को यहाँ पे उठानी है। आप अगर यहाँ पे देखो तो एक इमेज यहाँ पे लगी हुई है, तो ये इमेज मेरे को यहाँ पे पिक करनी है, बट उससे पहले आइकन्स मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। तो इमेज के लिए आपको यहाँ पे एक यूआरएल यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। आप कोई भी इमेज यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर मेरे वाली आपको यूज करनी है जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पे आपको कुछ यूआरएल्स मिल जाएंगे जिनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। गूगल ड्राइव लिंक होगा या फिर यूआरएल होगा। गूगल ड्राइव लिंक के अंदर यूआरएल होगा या फिर डायरेक्ट यूआरएल होगा। ठीक है, यहाँ पे यूआरएल मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग आपको यहाँ पे जो यूआरएल है उसको यहाँ पे पेस्ट कर। बिल्कुल ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं टाइपस्क्रिप्ट का, तो यहाँ पे मैं इसका डेटा टाइप मेंशन कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे स्ट्रिंग। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे img टैग का यहाँ पे सीधा यूज कर सकते हैं। img टैग जो है वो एक HTML का एक टैग है, बट Next.js हमें एक कंपोनेंट दे देता है जो कि होता है आपका इमेज कंपोनेंट, जो कि आता है आपका नेक्स्ट इमेज से। तो हम यहाँ पे जो इमेज कंपोनेंट है उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका इमेज कंपोनेंट है वो 2 मैंडेटरी पैरामीटर्स ले लेता है। एक तो होता है आपका सोर्स, दूसरा होता है आपका यहाँ पे ऑल्ट। तो सोर्स और ऑल्ट मैंने यहाँ पे दोनों ले लिए और बिल्कुल सही है। इसके बाद वापस आते हैं, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे हाँ एक और चीज है, ये यहाँ पे बोल रहा है कि इमेज विद सोर्स दिस इज मिसिंग रिक्वायर्ड विथ प्रॉपर्टी। विथ भी यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड है, मैं भूल गया था कि यहाँ पे विथ भी यहाँ पे एक रिक्वायर्ड फील्ड है। ठीक है, तो सोर्स और ऑल्ट तो रिक्वायर्ड है ही, और आपको यहाँ पे विथ भी मेंशन करनी पड़ेगी। विथ कितनी दे, सपोज 30 पिक्सल्स में यहाँ पे विथ दे रहा हूँ, तो विथ हमने दे दी है, साथ में हाइट भी दे देते हैं। हाइट भी क्योंकि एक मैंडेटरी यहाँ पे फील्ड है। वापस आते हैं, हाँ इसने दिया था एरर की हाइट भी एक मैंडेटरी यहाँ पे फील्ड है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे ये हमारे पास यहाँ पे एरर आया है। ये बोल रहा है कि images.unsplash.com is not configured अंडर इमेजेस इन योर next.config.js। आप यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे यूआरएल्स यूज कर रहे हो उनको आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, मतलब उनको आपको अलाउ करना पड़ता है कि आपकी एप्लीकेशन वो यूआरएल यूज कर सके। तो ये एक सिक्योरिटी फीचर है, यहाँ पे आपको Next.js की कॉन्फ़िगरेशन में इसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे आना है next.config.js और यहाँ पे सबसे पहली कॉन्फ़िगरेशन है जो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, और यहाँ पे इमेजेस के अंदर आपको जो डोमेन्स है वो यहाँ पे मेंशन करने हैं, क्योंकि मल्टीपल डोमेन्स यहाँ पे हो सकते हैं। ये तो अभी यहाँ पे एक ही डोमेन है, तो हम यहाँ पे मल्टीपल डोमेन्स यहाँ पे हो सकते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको एरे ले रहे हैं। और यहाँ पे मैंने images.unsplash.com ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस वाले यूआरएल को अलाउ कर दिया कि जो भी आपका डेटा आ रहा है इस वाले यूआरएल से, उसको हम अपनी Next.js जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें हम यूज कर सके। तो इस वजह से हमने वहाँ पे उसको वहाँ पे मेंशन करना होता है। ये क्या हुआ, कंपाइल नहीं हुआ गया? मेरे को देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो कंपाइल यहाँ पे हो चुका है। आप अगर वापस जाके देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे जो इमेज है वो भी आई है, तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं खोल रहा हूँ टेलविन CSS, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे अपनी जो CSS है उसको यहाँ पे हैंडल करना है। तो जो भी आपको CSS चाहिए वो आप सीधा यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पे इन चारों को एक लाइन में लेके आना है। मैंने आपको क्या सिखाया है, अगर आपने मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स देखे हुए, तो अगर हमें किसी भी एक लाइन को, किसी भी एक चीज को एक लाइन में लेके आना है, ठीक है, तो उसके पेरेंट में हमेशा डाल दो डिस्प्ले फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स मेरे को यहाँ पे डालना है, तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लेक्स की यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले लिखना है और डिस्प्ले की जो भी प्रॉपर्टीज है वो सब यहाँ पे आ जाएंगी। तो अगर आपको यूज करना है डिस्प्ले फ्लेक्स को, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है फ्लेक्स। तो सपोज मैं यहाँ पे वापस आया है हेडर के अंदर, और यहाँ पे आपको एज अ क्लास नेम ये यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, क्लास नेम में अगर आप यहाँ पे डाल दोगे फ्लेक्स, जैसे कि हमने देखा, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये चारों यहाँ पे इस टाइम पे एक लाइन में आ जाएंगे।
अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, इसको मेरे को राइट में लेके आना है, तो हम यहाँ पे सीधा डाल सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट एंड। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे CSS में क्लास है जस्टिफाई कंटेंट, अगर आप यहाँ पे देखोगे, और मेरे को इसको एंड में लेके आना है, तो ये वाली क्लास है जस्टिफाई एंड, जो आपको देती है जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड। ठीक है, तो जो नई CSS हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका यहाँ पे एंड में आ चुका है, तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मेरे को राइट से पैडिंग चाहिए और ऊपर से मेरे को यहाँ पे पैडिंग चाहिए। तो पैडिंग अगर आपको यहाँ पे डालनी है तो हमारे पास यहाँ पे पैडिंग है सीधा P0 मतलब पैडिंग 0, PX मतलब अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या आता है, लेफ्ट आता है राइट आता है, तो आप यहाँ पे देखो लेफ्ट और राइट है। PY मतलब अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, तो यहाँ पे टॉप और बॉटम आता है, उस केस में ये उनको हैंडल करेगा। तो ये कुछ यहाँ पे इस तरह से चल रहा है। अगर आपको पैडिंग राइट चाहिए तो PR वहां पे यूज होगा, पैडिंग बटन के लिए PB, L के लिए PL। तो मेरे को यहाँ पे PR चाहिए सर, PR यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सपोज 4। ठीक है, ये यहाँ पे वैल्यूज उठाता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे नीचे आके तो P1 की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे 4 पिक्सल्स। ठीक है, P1 की वैल्यू यहाँ पे आपकी 4 पिक्सल्स है, फिर 1.5 है, फिर यहाँ पे 2 है, ऐसे कर करके चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे डाला है P4, और मेरे को यहाँ पे P4 के साथ साथ मेरे को यहाँ पे PT भी चाहिए, PT मतलब पैडिंग टॉप, और मैंने यहाँ पे डाला आपका 3। तो अगर इस केस में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ से थोड़ा सा आगे आया है। ठीक है, मेरे को स्पेस चाहिए, इनके बीच में मेरे को यहाँ पे स्पेस चाहिए। तो स्पेस के लिए आप अगर यहाँ पे देखो तो डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे स्पेस बिटवीन की जो यहाँ पे क्लासेस हैं तो आप यहाँ पे उनको पिक कर सकते हो। तो स्पेस अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस चाहिए मेरे को, तो PX, और इसमें आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। तो स्पेस X और मेरे को यहाँ पे 3 चाहिए, 4 ले लेते हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो इनके बीच में आपके पास यहाँ पे इस टाइम पे स्पेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हो, लेकिन जो आइकन है वो आपका ऊपर मूव हुआ हुआ है। और तो आप अगर यहाँ पे जूम करके अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो जो आइकन है मेरा वो यहाँ पे ऊपर मूव हुआ हुआ है, इसको मेरे को सेंटर अलाइन करना है। तो अलाइन आइटम सेंटर मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा, अलाइन आइटम्स, अरे मैंने वर्टिकल अलाइन यहाँ पे सर्च कर दिया तो यहाँ पे अलाइन और आइटम्स मेरे को यहाँ पे यूज करना है, और आइटम सेंटर मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा अलाइन आइटम सेंटर के लिए। तो आपको यहाँ पे आइटम सेंटर करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका इस केस में यहाँ पर आएगा, जो कि बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसके बाद ये जो यहाँ पे आपका फोन साइज है इसको मेरे को छोटा करना है, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके जाऊँ तो इनका जो है वो काफी छोटा है। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो इनका काफी छोटा है, बट अपना तो बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पे एक क्लास डाल लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज क्लास नेम में यहाँ पे ले रहा हूँ। नॉर्मली जो होता है फोन साइज से हम हैंडल करते हैं, तो यहाँ पे आपको फोन साइज यहाँ पे सर्च करना है। तो ऊपर चलते हैं, आप अगर यहाँ पे देखो तो फोन साइज मेरे पास यहाँ पर है, कितना मेरे को चाहिए, मेरे को यहाँ पे स्मॉल चाहिए। तो आप यहाँ पे एक्सेस ले सकते हो, जो कि एक्स्ट्रा स्मॉल है, ये स्मॉल है, बेस है मतलब नॉर्मल है, फिर ये लार्ज है, फिर ये एक्स्ट्रा लार्ज है, और फिर ये 2 टाइम्स L है, 2 इंटू लार्ज, 3 इंटू लार्ज। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे SM चाहिए, जो कि 14 पिक्सल मेरे को यहाँ पे देगा। तो मैंने यहाँ पे सपोज टेक्स्ट इसका SM लिया, तो आप यहाँ पे देखोगे इस केस में ये आपका यहाँ पे छोटा होना चाहिए, आपका यहाँ पे छोटा हुआ है। एक फंक्शनैलिटी मेरे पास यहाँ पे और है, अगर आप यहाँ पे इस पे होवर करोगे ना तो नीचे एक अंडरलाइन आती है, ये आती है आपकी होवर पे। तो जो सूडो CSS है ना उसमें वो यहाँ पे बहुत इजीली हैंडल होती है। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो अगर आपको हैंडलिंग करनी है सपोज होवर की, अगर आप कुछ भी करना है, होवर अगर मेरे को यहाँ पे करना है तो होवर कॉलन लगा के मेरे को यहाँ पे CSS डालनी है, तो वो जो CSS होगी वो होवर पे जाएगी। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा होवर, और मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन डालना है जो कि अंडरलाइन है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन आपको यहाँ पे सर्च करना है, और टेक्स्ट डेकोरेशन ये वाला 4th वाला, और यहाँ पे आपको अंडरलाइन डालना है, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। तो उस केस में अगर आप यहाँ पे सिंपल अंडरलाइन लिखोगे तो वो आपका टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन को पिक कर लेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज अंडरलाइन। ठीक है, तो आई होप ये इतना क्लियर हुआ होगा। तो अब अगर सपोज मैं यहाँ पे इस पे होवर करूंगा तो आप यहाँ पे देखो एक अंडरलाइन आया है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे कर्सर पॉइंटर होना चाहिए। तो यहाँ पे कर्सर की जो यहाँ पे क्लासेस हैं वो मेरे को यहाँ पे चाहिए, जो कि पॉइंटर है। तो कर्सर हाइफन पॉइंटर यहाँ पर मेरे को चाहिए। तो यहाँ पे मैंने होवर पे ही चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्सर पॉइंटर चाहिए मेरे को यहाँ पे, जो यहाँ पे एक उंगली टाइप आएगा कुछ इस तरह। तो बिल्कुल ठीक है। सेम क्लासेस मेरे को इमेज में भी चाहिए, तो इसको यहाँ से पिक कर लेते हैं, और बिल्कुल सेम मेरे को इमेज में चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लाके इसको पेस्ट कर दिया। तो आप अगर देखोगे तो सेम मेरे पास यहाँ पे इमेज में आएगा इस केस में, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ठीक चल रहा है।
इसके बाद मेरे को अब यहाँ पे जो आपके ग्रेड डॉट्स हैं इन पे यहाँ पे मेरे को काम करना है और मेरे को यहाँ पे इसके साइज को बढ़ाना है। साइज हमने देखा था कैसे बढ़ा सकते हैं। आप अगर यहाँ पे फोन साइज को सर्च करोगे तो 4 x L और 3 x L 2 x L ये सब यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 4 x L और यहाँ पे आपको सीधा यहाँ पे क्लास नेम और इज इक्वल्स टू और यहाँ पे लिखा टेक्स्ट 4 x L। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इस केस में यहाँ पे इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। साइज यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है बट मेरे को यहाँ पे एक पैडिंग मेरे को यहाँ पे चाहिए। सबसे पहले तो आप अगर यहाँ पे एक चीज देखोगे ना, इस पे जैसे आप यहाँ पे होवर करोगे तो एक बैकग्राउंड यहाँ पे आता है। ये बैकग्राउंड भी मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये बैकग्राउंड यहाँ पे लगाते हैं। तो बैकग्राउंड आएगा आपका यहाँ पे होवर पे। तो सपोज मैंने यहाँ पे होवर लिखा, ठीक है। और बैकग्राउंड आपको कौन सा चाहिए, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे बैकग्राउंड कलर से आपके पास यहाँ पे तो बैकग्राउंड एंड एक सेकेंड बैकग्राउंड एंड कलर, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर अगर आप देखो तो बीजी इनहेरिट, बीजी करंट और बीजी ब्लैक व्हाइट स्लेट है मेरे पास। यहाँ पे स्लेट की जो शेड है वो कुछ इस तरह की है। नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे तो आपके पास यहाँ पे ग्रे की शेड्स हैं। फिर नीचे आओगे तो जिंक की यहाँ पे शेड्स हैं, फिर न्यूट्रल की यहाँ पे शेड्स हैं। तो आपको जो भी पसंद है आप यहाँ पे उसको पिक कर सकते हो। मतलब जो भी आपके यहाँ पे रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे सीधा RGB से उसको सर्च कर सकते हो। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक कलर है, ठीक है, जिसको आप यूज करना चाहते हो तो सीधा आप इसको यहाँ से यूज कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे बीजी ग्रेड 200 मेरे को यहाँ पे यूज करना है। तो होवर पे मैंने यहाँ पे डाला बीजी ग्रेड 200। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे इस पे होवर करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। पैडिंग चाहिए मेरे को यहाँ पे। पैडिंग मैंने दिखाई थी आपको कैसे आती है, ठीक है। तो चारों तरफ से मेरे को यहाँ पे पैडिंग चाहिए तो P2 मैंने यहाँ पे डाला। तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरह आएगा, नाइस। मेरे को इसको घुमाना है तो बॉर्डर रेडियस मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा। बॉर्डर रेडियस हम कैसे डालते हैं, बॉर्डर रेडियस के लिए आपको यहाँ पे ये आएगा 4 पिक्सल है यहाँ पे। तो 4 पिक्सल आई थिंक इनफ होना चाहिए। तो यहाँ पे या फिर आपको अगर बॉर्डर रेडियस 50% डालना है जो कि इसको पूरा घुमाता है, तो उसके इसमें हमारे पास यहाँ पे एक है जो कि है राउंडेड फुल। आप यहाँ पे उसका यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो राउंडेड फुल है जैसे ये, ठीक है, राउंडेड फुल आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो प्रॉपर। तो यहाँ पे आके आप जैसे यहाँ पे इसको पेस्ट करोगे तो आप अगर यहाँ पे देखोगे मैं इस पे यहाँ पे होवर करूँ तो यहाँ पे गोल आएगा कुछ इस तरह। तो सर बिल्कुल ठीक है। सेम काम मेरे को यहाँ पे इमेज के साथ भी करना है। इमेज में भी मेरे को यहाँ पे राउंडेड फुल ही डालना है क्योंकि मेरे को इमेज को भी गोल ही करना है। तो यहाँ पे मैंने डाला राउंडेड फुल। तो आप यहाँ पे देखोगे इमेज आपकी यहाँ पे गोल हो जाएगी कुछ इस तरह। इसमें ना एक हाइट डालते हैं। ये जो हाइट है पिक नहीं कर रहा 100 पिक्सल, ये जो हाइट है पिक नहीं कर रहा। एक सेकेंड, हाइट यहाँ पे स्क्वायर शेप ले रहा हूँ तो 30 पिक्सल में यहाँ पे अलग से हाइट डाल रहा हूँ ताकि ये कुछ इस तरह हो जाए। नाइस नाइस ब्रो नाइस। इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट कवर डालना है। हमारे पास इमेज की एक प्रॉपर्टी होती है, इमेज की एक CSS होती है जो कि ऑब्जेक्ट फिट है और मेरे को यहाँ पे कवर डालना है। कवर क्या करेगा, उसको हल्का सा वहां पे जूम कर देगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट मैंने कवर डाला है ना, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपका यहाँ पे जूम हो जाएगा कुछ इस तरह। तो जो हेडर है अपना वो यहाँ पे बन के बिल्कुल तैयार है। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो हेडर अपना यहाँ पे बन के बिल्कुल तैयार है। अब मेरे को इस वाले पार्ट पे यहाँ पे काम करना है। एक काम हम यहाँ पे और कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर आओगे ना, जो आप अगर इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका खोलेगा mail.google.com, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये डाल सकते हो, सिंपल आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे मेरे को राउटिंग डालनी है। वर्चुअल में राउट हो रहा है आपका। जैसे आप यहाँ पे जीमेल पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो आपका राउट हो जाएगा mail.google.com पे। इमेजेस पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपका राउट हो जाएगा images.google.com पे, ठीक है। गूगल इमेजेस यहाँ पे आ चुकी हैं। तो अब यही काम मेरे को यहाँ पे करना है, मेरे को यहाँ पे राउटिंग डालनी है। तो राउटिंग हम कैसे डाल सकते हैं, उसके लिए आप हमारे पास यहाँ पे एक पूरा एक कंपोनेंट है जो कि लिंक कंपोनेंट है, जिसको आप पिक कर सकते हो नेक्स्ट लिंक से, ठीक है। नेक्स्ट लिंक से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप जो P टैग है उसको रिप्लेस कर सकते हो विद लिंक, ठीक है। मतलब P टैग को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे विद लिंक। और ये आपको शायद इंटरनली एक एंकर टैग देता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसको चेक करना पड़ेगा। लेकिन जो लिंक टैग है ना वो आप यहाँ पे देखो एक href प्रॉपर्टी लेता है जो इसमें यहाँ पे मिसिंग है और ये फील्ड यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो आपको यहाँ पे href को यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है और href को यहाँ पे आपको सिंपल पेस्ट कर देना है। और ये इसको यहाँ से आपको क्या खोलना है, यहाँ से सर मेरे को खोलना है mail.google.com। तो जैसे आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे ये आपका जाएगा mail.google.com पे। और href यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये आपका जाएगा https:/images.google.com।
तो आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलाते हैं और यहाँ पे आए हम, यहाँ पे आए, सपोज मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो ये मेरा जाएगा। आप यहाँ पे देखो इसने मेरा गूगल मेल खोल दिया। वापस मैं यहाँ पर आया एंड इमेजेस पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखो images.google.com, इसने मेरे यहाँ पे इमेज सर्च खोल दिया। तो सर बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे जो आपका सेंटर वाला पार्ट है, इस पे अब मेरे को यहाँ पे काम करना है। तो इस पे काम करने के लिए मेरे को यहाँ पे अलग कंपोनेंट चाहिए होगा, क्योंकि ये वाला जो मेरा यहाँ पे कंपोनेंट है वो मेरा कंपोनेंट यहाँ पे हेडर के लिए। हेडर का काम अपना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आपको सर यहाँ पे कंपोनेंट्स में एक और यहाँ पे कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, जो कि होगा आपका मेन डॉट tsx के नाम से। और यहाँ पे आपको एक फंक्शन कंपोनेंट बनाना है, तो मेन कॉलन और react.fc फंक्शन कंपोनेंट इज इक्वल्स टू, और ये यहाँ पे एक फंक्शन कंपोनेंट होगा। यहाँ पे सपोज मैं p टैग के अंदर लिख रहा हूँ मेन, जिसको मेरे को बाद में रिमूव करना है। अभी के लिए मैं टेम्परेरी यहाँ पे इसको डाल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा मेन। इसके बाद यहाँ पर आते हैं आपके पेज में, और यहाँ पर मेरे को यहाँ पे आपके मेन को इम्पोर्ट करना है, और यहाँ पे हेडर के जस्ट नीचे मेरे को यहाँ पे आपके मेन को डाल देना है एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। कंपाइल ही हो चुका है, वापस आते हैं। तो आपको यहाँ पे इस टाइम पे मेन दिखेगा, जो आपको यहाँ पे इस केस में दिख भी रहा है। मेन को खोल लेते हैं, लेआउट को करते हैं यहाँ से बंद, इसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मेरे को अपने पूरे कोड को यहाँ पे आपके डिव के अंदर रैप करना है। कुछ चीजें यहाँ पे आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो है मेरा यहाँ पे वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला मेरा यहाँ पे गूगल है, जो कि एक इमेज है। फिर यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है, जो कि सर्च बॉक्स है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो 2 बटन्स लिखे हुए हैं, इसको हम यहाँ पे हैंडल नहीं करते। तो ये 3 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइडेड है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है, तो आपको यहाँ पे जो आपकी इमेज है उसको यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको एक इमेज डालनी है। ठीक है, इमेज में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि src लेता है ये, और आपकी ऑल्ट लेगा ये, जो कि यहाँ पे सपोज गूगल डाल रहा हूँ मैं। ये आपकी हाइट भी लेगा। ठीक है, हाइट सपोज यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं 100, और ये आपकी विथ भी लेगा। विथ जो उन्होंने वहां पे दी हुई है, वो उन्होंने वहां पे दी है 270 पिक्सल, जो कि मैंने यहाँ पे सेम लिए। और ये रो दिया यहाँ पे क्योंकि सोर्स मैंने यहाँ पे कुछ पास नहीं किया। तो आपको एक और लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उसको आप यहाँ पे लाके सीधा पेस्ट कर सकते हो, जो कि गूगल का लोगो है, टाइप इसकी स्ट्रिंग है। तो इसको मैंने यहाँ पे सपोज पेस्ट किया। ये फिर रोएगा कि ब्रो google.com यहाँ पे एक एक्सटर्नल लिंक है, आपको इसको भी मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे अलाउड डोमेन्स में। तो ये बिल्कुल सीएसपी की तरह काम करता है। आपने सीएसपी पे काम किया है? कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये बहुत यूज होता है कंपनीज में। अगर आपने कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी के कुछ हेडर्स होते हैं, ठीक है, आप इसको पढ़ना, क्योंकि ये यूज होता है कंपनीज में। कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी इसी चीज पे वर्क करता है जो Next.js यहाँ पे एम्फेसिस करने की कोशिश कर रहा है कि आपको अलाउड डोमेन्स यहाँ पे मेंशन करने हैं। अगर आप Next.js का यूज नहीं कर रहे, आप सपोज React.js का यूज कर रहे, तो वहां पे आप CSP यूज करते हो। उस केस में कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी वहां पे यूज होता है, उसके हेडर्स हुक होते हैं। आप अगर यहाँ पे देखो तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे वर्क करता है। मेटा टैग हुक होता है इसका, और ये HTTP इक्विवेलेंट में आप यहाँ पे कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी डालते हो। कंटेंट में आप यहाँ पे ये सब कुछ डालते हो। इमेज सोर्स के अंदर आप यहाँ पे डालते हो कि कौन कौन से डोमेन्स यहाँ पे अलाउड है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे चलता है। अगर मैं आपको यहाँ पे इमेजेस में कुछ एक इसकी स्ट्रिंग दिखाऊं कि एक्चुअल में होता कैसे है, एक मिनट दे दो बस कहीं पे। अगर हाँ ये है यहाँ पे, तो आप अगर यहाँ पे देखो ना, थोड़ा सा जूम कर सकता हूँ क्या मैं? हाँ, तो यहाँ पे डिफॉल्ट सोर्स और स्क्रिप्ट सोर्स के अंदर आप यहाँ पे देखो, इन्होंने गूगल एनालिटिक्स.com यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, SHA यहाँ पे है, अनसेफ इनलाइन हम लिखते हैं। तो ये बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा था कि यहाँ पे कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी यही काम करता है जो Next.js हमसे यहाँ पे करवाने की कोशिश कर रहा है। इसने यहाँ पे सर्वर ही बंद कर दिया तो इसको फिर से चलाते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, चल चुका है, वापस आते हैं। तो एक सेकेंड रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये तो मेरे यहाँ पे आ चुका है, लेकिन अब मेरे को इसको सेंटर अलाइन करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो ये वाला डिव है आपका पैरेंट डिव, इसमें यहाँ पे आपको कुछ क्लास नेम्स डालनी पड़ेंगी। मेरे को यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर डालना है। तो वो हमने देखा था कैसे डाल सकते हैं। वो हम डाल सकते हैं आइटम्स सेंटर से। लेकिन आइटम सेंटर आपको क्या करेगा, आइटम सेंटर आपका वर्क नहीं करेगा जब तक आप यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं डालोगे। तो वो हमने देखा था, वो हम डाल सकते हैं फ्लेक्स से। तो जैसे मैं यहाँ पे फ्लेक्स डालूंगा तो ये आपका सेंटर लाइन यहाँ पे होना चाहिए, बट ये अब भी यहाँ पे सेंटर अलाइन नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी यहाँ पे जो डिस्प्ले फ्लेक्स है वो यहाँ पे रो हुआ है। तो इसको मेरे को डिस्प्ले फ्लेक्स को कॉलम करना पड़ेगा, वरना वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा फ्लेक्स कॉल। एक CSS होती है हमारे पास यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे फ्लेक्स डायरेक्शन के नाम से, तो ये फ्लेक्स डायरेक्शन है यहाँ पे। इसमें मैंने ये वाला डाला है फ्लेक्स कॉल, जो कि आपका डालता है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम।
तो जैसे आप यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लिखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये आपका यहाँ पे सेंटर अलाइन हो चुका है। ऊपर से मेरे को मार्जिन टॉप चाहिए, तो यहाँ पे MT28 ले लेते हैं, जो कि यहाँ पे आपको मार्जिन टॉप देगा और ये आपका थोड़ा सा नीचे कर देगा ताकि ये इसके साथ आ जाए। तो अगर आप यहाँ पे इसको ओरिजिनल से देखोगे तो बिल्कुल उसी प्लेस पर है। इसके नीचे में यहाँ पे एक ये इनपुट टैग बनाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्म टैग का यूज कर सकते हैं और फॉर्म टैग के अंदर मैं यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। तो ये क्या करेगा, ये मेरे को यहाँ पर एक इनपुट फील्ड देगा, तो आपको यहाँ पे नीचे एक इनपुट फील्ड यहाँ पे इस केस में दिखनी चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रही है। ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक सर्च आइकन चाहिए, तो इसके लिए जो रिएक्ट आइकन्स हैं वहां से हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। तो जो रिएक्ट आइकन्स हैं उसको मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे आपका जो क्या कहते हैं, जो सर्च आइकन है मेरे को यहाँ पे वो चाहिए, जो यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है AI आउटलाइन सर्च, यहाँ पे वर्क कर जाएगा। तो सपोज इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और जो AI आउटलाइन सर्च है ये मैं यहाँ पे चिपका रहा हूँ। कहाँ से आएगा, रिएक्ट आइकन से आएगा। मैंने आपको क्या बोला था, AI यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा क्योंकि जो फर्स्ट टू वर्ड्स हैं वो AI है। तो इसके बाद यहाँ पर AI आउटलाइन सर्च ये यहाँ पे आपका आ चुका है और यहाँ पे वापस आते हैं तो आपको यहाँ पे इस केस में एक आइकन यहाँ पे आपको दिखना चाहिए। ये आइकन मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। राइट में दो और आइकन्स हैं, अगर आप यहाँ पे राइट में आओगे तो एक माइक वाला आइकन है और एक यहाँ पे कैमरे वाला आइकन है। तो एक माइक वाला आइकन यहाँ पे मेरे को चाहिए, तो सपोज मैंने यहाँ पे माइक को सर्च किया। कोई भी आप यहाँ से उठा सकते हो इसको। तो ये वाला सपोज मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ, जो कि है आपका यहाँ पे BI माइक्रोफोन। ऊपर आते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा। अलग फोल्डर से इंपोर्ट हो गए तो यहाँ पे मेरे को इसको अलग नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़ेगा और यहाँ पे इंपोर्ट होगा BI से। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज इसके बाद इनपुट फील्ड के बाद मेरे को यहाँ पे लिखना है आपका BI माइक्रोफोन। इसके जस्ट बाद अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है सर, अब मेरे को यहाँ पे आपका जो ये क्या बोलते हैं कैमरा है, मेरे को यहाँ पे वो लगाना है। तो यहाँ पे सपोज मैंने कैमरा को सर्च किया। कैमरा को सर्च करते ही यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास कैमरा आ जाएंगे। तो इसमें से कोई भी आप यहाँ पे पिक कर सकते हो जो भी आपको यहाँ पे ठीक लग रहा है। तो पहले वाला ही ले लेते हैं, AI फिल कैमरा। ठीक है, तो अभी AI से इंपोर्ट होगा तो आप यहाँ पे कॉमा लगा के सीधा यहाँ पे डाल सकते हो क्योंकि ये AI को हम यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके बाद BI माइक्रोफोन के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे इसको सिंपल पेस्ट कर देना है। तो वापस आके अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो ये आपको यहाँ पे माइक दिख रहा है और यहाँ पे इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे कैमरा दिखेगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। थोड़ी सी CSS सब मेरे को यहाँ पे हैंडल करनी है। सबसे पहले तो इस सबको मेरे को एक लाइन में मूव करना है। तो पेरेंट में मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स डालना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स हम कैसे डालते हैं, फ्लेक्स की हेल्प से डालते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा एक लाइन में मूव होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो एक लाइन में यहाँ पे मूव हो चुका है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे अब बॉर्डर चाहिए। ठीक है, तो बॉर्डर के लिए आपको यहाँ पे सीधा बॉर्डर यहाँ पे आपको सर्च करना है और मेरे को यहाँ पे सिंपल एक बॉर्डर चाहिए। ठीक है, किस तरह की बॉर्डर होगी यहाँ पे नहीं है, एक सेकंड मेरे को यहाँ पे बॉर्डर विथ, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, बॉर्डर विथ मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो 1 पिक्सल यहाँ पे ले लेते हैं क्योंकि जो बॉर्डर हम देते हैं 1px सॉलिड समथिंग वो हम यहाँ पे बॉर्डर से डाल सकते हैं सिंपल। ठीक है, क्योंकि 1 पिक्सल यहाँ पे मेरे को दे ही रहा है। तो यहाँ पे सपोज बॉर्डर मैंने यहाँ पे सर्च किया और आप यहाँ पे देखोगे एक बॉर्डर मेरे पास यहाँ पे आएगी। इस केस में आप यहाँ पे देखो बॉर्डर मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। ऊपर से मेरे को स्पेस चाहिए, तो जैसे PT था, PT फॉर पैडिंग, ऐसे ही MT है, MT फॉर मार्जिन टॉप। तो MT7 मैंने यहाँ पर दिया। तो आप यहाँ पे देखोगे ऊपर से नीचे आएगा अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मेरे को यहाँ पे पैडिंग चाहिए, तो PX मैंने यहाँ पर लिया और मैंने यहाँ पे 5 डाला। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को स्पेस देगा कुछ इस तरह। एक मेरे को अलोंग द वर्टिकल एक्सिस मेरे को यहाँ पे पैडिंग चाहिए, जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सपोज 2 और यहाँ पे ये आप कुछ इस तरह से देगा। नाइस। इसके बाद मेरे को यहाँ पे बॉर्डर रेडियस चाहिए जो आपको यहाँ से घुमाएगा। तो राउंडेड हमने यूज किया था, अभी पीछे हमने राउंडेड यूज किया था। तो राउंडेड अगर आप यहाँ पे फुल डाल दोगे, राउंडेड फुली यूज किया था मेरे ख्याल से, हेडर में हमने राउंडेड फुली यूज किया था। जहाँ पे हमने जो इमेज हमने यूज की हुई थी DP वाली, उसको हमने फुल रेडियस वहां पे दिया था। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ से घूम जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे विथ डाल सकते हैं। विथ के लिए हमारे पास यहाँ पे काफी चीजें, आप यहाँ पे विथ 0 हॉरिजॉन्टल अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस विथ, और फिर यहाँ पे आप यहाँ पे ये सब डाल सकते हो विथ 80 96। अगर आपको विथ ज्यादा चाहिए, परसेंटेज में अगर आपको विथ चाहिए तो 1/2 1/3 2/3। जैसे 1/2 आपका 50% होता है, 1/3 आपका 33% होता है, 2/3 आपका 66% होता है, 1/4 25%, 2/4 आपका फिर से 50%। तो इस तरह से आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो विथ में यहाँ पे डाल रहा हूँ सपोज 2/5, जो कि बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो विथ
तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी, विड्थ मेरे को यहाँ पे मिल चुकी है। ये थोड़ा सा ऊपर पुश हुआ हुआ है, तो मेरे को सेंटर लाइन यहाँ पे करना पड़ेगा। सेंटर लाइन हम कैसे कर सकते हैं, इसको यहाँ पे सेंटर डाल के, आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर है ये, तो यहाँ पे सेंटर अलाइन कर देगा। नाइस, कुछ इस तरह। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक चीज देखोगे ना, एक फंक्शनैलिटी है मेरे पास यहाँ पे, जैसे मैं इस पे होवर करूंगा ना, तो एक बॉक्स शेडो आती है। ये यहाँ पे बॉक्स शेडो है, तो होवर हमने देखा था कि होवर हम यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज इसको एक सेकंड के लिए क्लोज कर रहा हूँ और इसको कुछ इस तरह से कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। नाइस। तो होवर में मेरे को यहाँ पे बॉक्स शेडो चाहिए। बॉक्स शेडो हम कैसे डाल सकते हैं, देख लेते हैं बॉक्स शेडो कैसे डालते हैं। तो यहाँ पे सपोज बॉक्स शेडो मैंने यहाँ पे डाला, और बॉक्स शेडो कलर नहीं, अरे ब्रो कलर नहीं चाहिए, बॉक्स शेडो कौन सी चाहिए मेरे को यहाँ पे वो देखना है। तो बॉक्स शेडो मेरे को यहाँ पे चाहिए, इसके यूसेज नहीं चाहिए यहाँ पे। आप अगर देखो यहाँ पे, तो अगर आप स्मॉल डालते हो तो ये इस कलर के साथ ये वाली बॉक्स शेडो यहाँ पे आती है। मेरे को मीडियम चाहिए, तो शेडो हाइफन एमडी में यहाँ पे पिक कर रहा हूँ। तो होवर पे यहाँ पे शेडो हाइफन एमडी है, तो जैसे मैं यहाँ पे इस पे होवर करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास यहाँ पे एक शेडो आएगी जो कि यहाँ पे आ चुकी है। तो बिल्कुल नाइस, बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे ये जो आपकी विड्थ है, इसको मैं, इसकी विड्थ अगर मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड की विड्थ अगर 100% कर दूंगा, तो ये आपका ये जो दोनों आइकन हैं आपके राइट हैंड साइड आके शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो टाइप है, इसको यहाँ पे ये लिया मैंने, और यहाँ पे सपोज मैं क्लास नेम डाल रहा हूँ। क्लास नेम में मैं यहाँ पे विड्थ डाल सकता हूँ। विड्थ मेरे को 100% चाहिए, तो उसका होता है आपका w-full, वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखो ये यहाँ पे आ रहा है, और ये फोकस की CSS है। फोकस की CSS आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। और वो जो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आया था, वो वहाँ पे बॉर्डर नहीं था, वहाँ पे आउटलाइन थी। आउटलाइन हम हैंडल कर सकते हैं आउटलाइन हाइफन नन से। तो आप यहाँ पे देखोगे ये बिल्कुल आपका ठीक चल रहा है। ये जो कर्सर है बिल्कुल यहाँ से इससे चिपक के आ रहा है, तो मार्जिन लेफ्ट में को यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ML4 सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो ML4 मैंने यहाँ पर डाला, और ये बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये आइकन काफी छोटा है, इसको मेरे को यहाँ पे बड़ा करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आप क्लास नेम डाल सकते हो। क्लास नेम मेरे को यहाँ पे क्या देना है, मेरे को यहाँ पे आपका जो फोन साइज है उसको मेरे को यहाँ पे इंक्रीज करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट साइज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फोन साइज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे फोन SM हमने पीछे यूज किया था, टेक्स्ट SM। मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट SM नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे एक्सेल चाहिए। तो टेक्स्ट एक्सेल मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। और चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो ये इस केस में आपको यहाँ पे बड़ा दिखेगा। हाँ, बड़ा दिखा है, नाइस। इसके कलर को मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, तो फॉन्ट कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट स्लेट का मेरे को यहाँ पे यूज करना है। टेक्स्ट कलर यहाँ पे आएगा क्या, हाँ टेक्स्ट कलर से। तो आप यहाँ पे देखो, इसका स्लेट का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो कितना डार्क चाहिए, तो उसके हिसाब से आप जो स्लेट की वैल्यू है उसको आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। 50 से स्टार्ट होता है जो सबसे लाइट कलर है, और 900 या 950 तक जाता है, जो वहाँ पे 50 से डार्क होता चला जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो ये कुछ यहाँ पे इस तरह का कलर है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये जो दोनों आइकन्स हैं, इसमें मेरे को यहाँ पे जो आपका क्लासेस हैं वो यहाँ पे डालनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टेक्स्ट मैंने यहाँ पे दे रहा हूँ 3 टाइम्स L, ठीक है। लार्ज का ये 3 टाइम्स यहाँ पे मेरे को देगा, तो आप यहाँ पे देखोगे फॉन्ट साइज यहाँ पे बढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इसको भी मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा फेड करना है। तो टेक्स्ट स्लेट में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और सेम कलर में यहाँ पे डाल रहा हूँ जो कि 400 है। मार्जिन राइट मेरे को यहाँ पे देना है, क्योंकि वो बिल्कुल वहाँ पे राइट वाले आइकन से चिपका हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा कुछ इस तरह। इसको यहाँ से पूरे को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि सेम मेरे को चाहिए इधर। तो नाइस। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो ये कुछ यहाँ पे इस तरह से चलेगा, लेकिन मार्जिन राइट नहीं चाहिए मेरे को। यहाँ पे मार्जिन राइट हटाते हैं। और दूसरी चीज तो बिल्कुल ठीक है, बाकी सब तो बिल्कुल ठीक है, बस मार्जिन राइट नहीं मेरे को यहाँ पे चाहिए था, ताकि ये कुछ इस तरह है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो काफी सही आ गया। इनके आइकन्स काफी अच्छे हैं। ये आइकन्स मेरे को मिले नहीं यहाँ पे, रिएक्ट आइकन्स में ऐसे कोई आइकन्स नहीं है, मतलब कलरफुल आइकन्स तो यहाँ पे बहुत कम है। है ही नहीं। तो ठीक है, कलर्स आप ऐसे चेंज कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, बट कोई बात नहीं, ऐसा कलर तो फिर भी नहीं आएगा। ये SVG आइकन्स है जो इन्होंने यहाँ पे यूज किए हुए, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे बनके बिल्कुल तैयार है। इसके नीचे मेरे पास यहाँ पे 2 बटन है, तो ये बटन भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन बटन्स को बनाने के लिए आपको, अब ये थर्ड हिस्सा है, तो फॉर्म के बाहर मेरे को यहाँ पे आना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पे सर एक डिव डालना है, और डिव को क्लोज किया मैंने। यहाँ पे क्या चीज है, बटन है। तो 2 बटन है मेरे पास यहाँ पे। पहला जो बटन है मेरा वो यहाँ पे गूगल सर्च के नाम से है, तो गूगल सर्च मैंने यहाँ पे लिखा। और जो दूसरा बटन है मेरा वो किस नाम से है, वो है मेरा यहाँ पे आई एम फीलिंग
एंड लकी, लकी का एल कैपिटल है, हाँ नाइस। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे 2 बटन्स आने चाहिए, गूगल सर्च एंड आई एम फीलिंग लकी। बिल्कुल सही है, इसको मेरे को थोड़ा-सा नीचे लेके जाना है, तो यहाँ पे काम कर लेते हैं। क्लास नेम मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एम्प्टी, सपोज़ मार्जिन टॉप 7 मैंने यहाँ पे डाला और यहाँ पे इसको थोड़ा-सा नीचे ले जाएगा ये, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। मेरे को यहाँ पे इसका कलर यहाँ पे चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर जो है उसको मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, तो कुछ सीएसएस है जो मेरे को यहाँ पे हैंडल करनी पड़ेगी। तो क्लास नेम सपोज़ मैंने यहाँ पे डाला बीजी स्लेट करके मैं यहाँ पे इसको हैंडल कर रहा हूँ। मैंने आपको पीछे दिखाया था कि बीजी की हेल्प से आप यहाँ पे जो आपका ये है इसको आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे इस केस में आना चाहिए, जो कि आया भी है। इसके बाद मार्जिन राइट मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो MR3, क्योंकि वो वहाँ पे बिल्कुल उससे चिपका हुआ है। तो मार्जिन राइट मैंने यहाँ पे दिया और इसमें थोड़ा-सा स्पेस बनाते हैं अंदर। तो अलोंग द वर्टिकल एक्सिस मेरे को यहाँ पे पैडिंग चाहिए 2, अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेरे को यहाँ पे पैडिंग चाहिए आपकी 4। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये आपका यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। थोड़ा-सा टेक्स्ट जो है उसको थोड़ा साइज में कम कर रहा हूँ, तो टेक्स्ट SM मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, इसको थोड़ा-सा गोल कर रहे हैं, तो यहाँ पे राउंडेड मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, जो कि बॉर्डर रेडियस को यहाँ पे हैंडल करेगा। और आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ से हल्का सा यहाँ से राउंड होगा, 4 पिक्सल शायद ही उठाता है बॉर्डर रेडियस। और अगर आप यहाँ पे इस पे होवर करोगे तो यहाँ पे एक बॉर्डर आता है। तो होवर पे मेरे को यहाँ पे बॉर्डर डालना है, तो होवर और कॉलन और यहाँ पे आपको लिखना है बॉर्डर। ठीक है, सेम सीएसएस मेरे को यहाँ पे नीचे डालनी है, तो आपको यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर लेना है। एक सीएसएस यहाँ पे बस नहीं आएगी, MR3। ठीक है, तो जो MR3 सीएसएस है उसको यहाँ से आप हटा सकते हो और बाकी वापस आके अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सीएसएस यहाँ पे लग चुके हैं एंड ये वाला काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसका फूटर बना लेते हैं। तो फूटर के लिए मेरे को यहाँ पे इसको खोलना पड़ेगा वापस से, और यहाँ पे जो कंपोनेंट है आपका, यहाँ पर मेरे को एक नई फाइल बनानी पड़ेगी जो कि होगी आपकी footer.tsx के नाम से। तो यहाँ पे const footer कॉलन और ये .fc इज इक्वल्स टू, अरे नाइस। तो यहाँ पे आपको यहाँ पैरेंथेसिस लगाने हैं और यहाँ पे div में सपोज मैं यहाँ पे हेलो रिटर्न कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको लिखना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अरे ब्रो, इतने बड़े फोन साइज की मेरे को आदत नहीं है, तो कोड भी नहीं लिखा जा रहा मुझसे इतने बड़े फोन साइज में इसको वापस से छोटा करना पड़ेगा क्योंकि नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज इसको मैं वापस से फूटर, यहाँ पे मैंने सपोज फूटर लिखा आपके मेन के नीचे, इसको मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फूटर को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, फूटर आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। वापस आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डिव है इसमें अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे को यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे फूटर चाहिए। फूटर जो है आपका वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले आपका यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है जो कि कंट्री नेम है, तो यहाँ पे सपोज पी टैग मैंने यहाँ पे इंडिया लिखा। दूसरी चीज आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो आपका नीचे वाला पार्ट है उसमें 2 चीजें हैं, एक यहाँ पे लेफ्ट में है, फिर एक चीज यहाँ पे आपकी राइट में है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो आपका नीचे वाला पार्ट है उसको मेरे को डिव में रैप करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 हिस्से हैं। पहला मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट वाला यूएल है, दूसरा फिर मेरे वहां पे राइट वाला यूएल है। पहले वाले जो यूएल है उसमें मेरे पास यहाँ पे ये चीजें हैं, तो यहाँ से इसको मैंने सपोज कॉपी किया और इसको यहाँ पे मैंने इसमें डाला। और अरे एक सेकंड, क्या क्या हो रहा है तो यहाँ पे इसको ये आया और यहाँ पे LI आया। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट मार रहा हूँ। शॉर्टकट क्या है, टाइप तो खैर सारा ही कर रहा हूँ बट ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको LI में डाल रहा हूँ। सिंपल सा मैंने यहाँ पे ये काम किया, इसको मैंने यहाँ पे LI में डाला। ठीक है, तो एक लिस्ट मैंने यहाँ पे बना ली। एक लिस्ट मेरे को यहाँ पे और चाहिए, तो ये वाला जो आपका सिंपल यूएल है इसको यहाँ से सपोज कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और वहाँ पे मेरे पास 3 आइटम्स हैं। 3 में क्या क्या आइटम्स है, प्राइवेसी, टर्म्स एंड सेटिंग्स। तो यहाँ से प्राइवेसी और टर्म्स एंड ये हो जाएगा मेरे यहाँ पे सेटिंग्स। वापस आते हैं, चला के देखते हैं, तो आपको यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है और 3 चीजें यहाँ पे और दिखनी चाहिए, प्राइवेसी, टर्म्स एंड सेटिंग, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। मेरे को इसको बॉटम अलाइन करना है, तो बॉटम अलाइन करने के लिए आपको यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट से मैं इसको यहाँ पे बॉटम अलाइन कर रहा हूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट हम कैसे डालते हैं, सीधा एब्सोल्यूट लिखते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है वैसे तो। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखो पोजीशन, अगर आपको एब्सोल्यूट चाहिए तो सीधा आप यहाँ पे एब्सोल्यूट डाल दो। पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करते हैं, इसको यहाँ पे नॉर्मल फ्लो से बाहर निकाल देगा और आपको ये एक्सेस देता है लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम का। तो बॉटम अगर आपको 0 चाहिए, बॉटम 0 मतलब बॉटम बिल्कुल ये आपको नीचे कर देगा। इसको आप यहाँ पे देखो बॉटम अलाइन कर दिया इसने यहाँ पे।
विथ मेरे को यहाँ पे 100% चाहिए, तो विथ सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपकी फुल, ठीक है। दूसरी चीज मेरे को यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो बीजी स्लेट हम अब तक यहाँ पे यूज कर रहे थे, बट यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ बीजी न्यूट्रल और यहाँ पे 100। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक हल्का सा एक कलर का यहाँ पे शेड आएगा कुछ इस तरह, तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो आप यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, इसको मेरे को हल्का सा यहाँ पे लेके आना है, तो हल्की सी पैडिंग चाहिए मेरे को यहाँ पे। तो जो पैडिंग है और जो सपोज PY3 में यहाँ पे वर्टिकल के अलॉन्ग यहाँ पे मैं 3 डाल रहा हूँ, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके अलॉन्ग में यहाँ पे PX8 डाल रहा हूँ। टेक्स्ट साइज जो है उसको मेरे को यहाँ पे स्मॉल करना है, और जो आपका फॉन्ट कलर है टेक्स्ट का स्लेट में यहाँ पे डाल रहा हूँ, जो कि यहाँ पे आपका 600। तो ये आपको कुछ यहाँ पे कुछ इस तरह दिखेगा। नाइस नाइस, वेरी नाइस। अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, जो ये आपकी ये वाली लिस्ट है और जो आपकी ऊपर वाली लिस्ट है ना, इसको मेरे को एक लाइन में मूव करना है। इसको एक लाइन में मूव करने के लिए आपको पेरेंट में यहाँ पे फ्लेक्स डालना पड़ेगा। ये मैं आपको बिल्कुल पहली CSS जो मैंने लिखी थी वहां से ये चीज मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, और आप यहाँ पे देखो ये बिल्कुल यहाँ पे सही चल रहा है। अब मेरे को जो LI है उसको भी अगर एक लाइन में लेके आना है, तो वहां पर भी मेरे को फ्लेक्स डालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे फ्लेक्स डालने से ये वाला जो है आपका ये एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी पैडिंग चाहिए, तो ये जो पैडिंग मैंने यहाँ पे ऊपर ली है सेम पैडिंग वर्क कर जाएगी, ताकि वो अलग ना लगे। तो PY3 और PX8 मैंने यहाँ पर लिया, और ये चीज बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे जो आपका LI है उस पे मेरे को CSS को हैंडल करना है। अगर आप पेरेंट के साथ वर्क कर रहे हो, UL यहाँ पे पेरेंट है, और पेरेंट की हेल्प से मेरे को यहाँ पे चाइल्ड में CSS डालनी है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं, कोई स्पेस नहीं डालना अंदर। तो आपको यहाँ पे एंड ग्रेटर देन स्टार लगाना है। अगर आपने मटेरियल UI की वीडियोस में देखी हुई है, मटेरियल UI के मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे मैंने रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे मैंने मटेरियल UI का यूज किया है। मस्टैग प्रोजेक्ट्स हैं, रिएक्ट प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो Next.js का प्रोजेक्ट भी है जहाँ पे मटेरियल UI का मैंने यूज किया। और मटेरियल UI में सेम चीज है, अगर आपको पेरेंट की हेल्प से चाइल्ड को एक्सेस करना है तो एंड ग्रेटर देन स्टार वहां पर भी लगाते हैं, और फिर कॉलन वहां पर भी लगाते हैं। तो मेरे को चाहिए मार्जिन राइट। सपोज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा राइट से ये मार्जिन उठा ले। नाइस। नहीं, यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। तो LI के राइट में मार्जिन उठाए, इसने यहां से उठाया है, यहां से मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को यहां से चाहिए कुछ इस तरह। नाइस। टेक्स्ट साइज मेरे को यहाँ पे छोटा करना है, तो वो आप कर सकते हो टेक्स्ट SM से, ठीक है। और बाकी जो टेक्स्ट कलर है वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जो मैं सपोज यहाँ पे डाल रहा हूँ आपका 600। सेम चीज मेरे को यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे मेरे को इस वाले URL में इसको पेस्ट कर देना है, इस वाले URL में। लेकिन एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा जाएगी, इसको मेरे को ये जो आपका प्राइवेसी टर्म्स एंड सेटिंग्स है, इसको मेरे को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे डाल सकते हो मार्जिन लेफ्ट ऑटो। मार्जिन लेफ्ट ऑटो क्या करेगा, वो उसको राइट हैंड साइड में पैक के मारेगा, उसको शिफ्ट कर देगा। आप यहाँ पे देखो प्राइवेसी टर्म सेटिंग्स आपका राइट हैंड साइड आ चुका है। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ तो इसको मैं यहाँ पे सर्च कर सकूं, तो उसके लिए आते हैं यहाँ पे अपने main.css में, बाकी सभी यहाँ पे करते हैं क्लोज। और ये चीज जो है यहाँ पे मेरे को ऑन चेंज लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू के चेंज होते ही मेरे को यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पे पिक कर लेना है। तो जैसी मेरी वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, वैसे ही मेरे को यहाँ पे आपके जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पे एकदम से पिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपका ऑन चेंज आएगा, और ऑन चेंज यहाँ पे आपका एक इवेंट ले लेगा, और यहाँ पे एक फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। या फंक्शन क्या, सीधा जो स्टेट है उसी में वैल्यू को स्टोर करा देते हैं। तो यहाँ पे मेरे को एक स्टेट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा यहाँ पे यूज स्टेट, और यूज स्टेट बनाने के बाद मैं यहाँ पे एक जो सर्च है उसके नाम से मैंने यहाँ पे ये लिया, और सेट सर्च इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग भेज रहा हूँ। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि इसका जो स्टेट का टाइप है वो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। तो मैंने सपोज यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली, ठीक है। और जो ये सेट सर्च है इसको यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, और यहाँ पे आप सिंपल डाल सकते हो। और जब आपको वैल्यू निकालनी होती है तो आपने ये काम रिएक्ट में किया होगा कि a.target.value से हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। तो जो आपकी वैल्यू है वो आपकी आ चुकी है यहाँ पे इसके अंदर। एक और चीज है, इसको कंट्रोल्ड कंपोनेंट में यहाँ पे बना रहा हूँ, तो वैल्यू में यहाँ पे सर्च को डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि कंट्रोल्ड कंपोनेंट रहे। जो स्टेट की वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे डाल दी। रिएक्ट का एक कॉन्सेप्ट है कंट्रोल्ड कंपोनेंट, आई होप आपने वहां पे पढ़ा होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर आते हैं, तो ये तो सर बिल्कुल यहाँ पे ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे आप फॉर्म को सबमिट करोगे तो फॉर्म के ऑन सबमिट पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन मेरे को यहाँ पे कॉल करना है आपके ऑन सबमिट पे, जो मेरे को यहाँ पे वैल्यूज को सर्च करेगा।
तो फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे ऑन सबमिट होता है। ऑन सबमिट आपका वर्क करता है एंटर बटन के क्लिक पे। जब आप एंटर बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे सपोज ऑन सर्च सबमिट मैंने यहाँ पर लिया और यहाँ पे मैं जो आपका इवेंट है उसको मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। इस फंक्शन को मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो इस फंक्शन को बना लेते हैं const on search submit is equals to this and this। यहाँ पे पीछे से मैं एक इवेंट पास कर रहा हूँ। इवेंट का टाइप क्या है? टाइप अगर आप यहाँ पे देखोगे इवेंट का तो फॉर्म इवेंट है। अरे कहाँ गया? फॉर्म इवेंट है ऑफ टाइप HTML फॉर्म एलिमेंट। ठीक है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कॉलन लगा के मैं यहाँ पे सिंपल इसको पेस्ट कर रहा हूँ। फॉर्म इवेंट यहाँ पे एंटर दे रहा है क्योंकि ये जो वैल्यू होती है आपके रिएक्ट के अंदर होती है, तो रिएक्ट डॉट फॉर्म इवेंट यहाँ पे आएगा। ये इसका डेटा टाइप है। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल मैं ले रहा हूँ इसको ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं ब्राउजर की उसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर मेरे को जो एक्चुअल सर्च है उस पर काम करना है। तो जब आप यहाँ पे गूगल सर्च जब आप यहाँ पे करते हो उससे पहले यहाँ पे आप देखो इसने एरर मेरे को यहाँ पे दिया है कि आप यहाँ पे यूज क्लाइंट का यूज नहीं करते। यहाँ पर भी इसने एरर दिया होगा। हाँ, जब भी आप यहाँ पे क्या होता है कि Next.js है ना सर्वर और क्लाइंट दोनों को हैंडल करता है। तो Next.js 13 में यहाँ पर ये वाला फीचर आया कि जब भी आप यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे आपने यूज स्टेट लिखा तो आपने इसको बता दिया यहाँ पे कि ये एक क्लाइंट साइड रेंडरिंग यहाँ पे हो रही है। जब जैसे आप यहाँ पे यूज स्टेट लिखा तो आपने Next.js को यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे क्लाइंट साइड रेंडरिंग यहाँ पे हो रही है, बट Next.js उतने सेटिस्फाइड नहीं होता। वो एक्चुअल में मांगता है कि आप यहाँ पे यूज क्लाइंट का यूज करो। आप यहाँ पे उसको बताओ कि ये क्लाइंट साइड रेंडरिंग यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे यूज स्टेट का यूज कर रहे हो। यूज स्टेट से क्लाइंट साइड रेंडरिंग में यूज होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे यूज क्लाइंट लिखोगे तो ये वर्क कर जाएगा। बट मैं आपको जो बता रहा था, मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा था, जब आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हो, सपोज मैंने यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू लिख के सर्च किया, तो जो सर्च की URL है वो आप देखोगे वो कैसे बनती है। वो आप यहाँ पे https www.this और search is equals to q is equals to बनता है। तो इतना पार्ट आपको यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि हम अब रिडायरेक्ट करने वाले हैं आपके एक्चुअल गूगल पे, और यहाँ पे आपको लिंक का यूज करना पड़ेगा क्योंकि आप अब राउट कर रहे हो इस URL पर। तो आपको यहाँ पे लिंक का नहीं यूज करना, सॉरी, आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पे कस्टम हुक है जो कि है यूज राउटर के नाम से, नेक्स्ट राउटर से आएगा। नेक्स्ट राउटर जो है वो स्टेबल नहीं है, वो एरर देगा, तो इसको आप इंपोर्ट कर सकते हो नेक्स्ट नेविगेशन से। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सपोज इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ const router is equals to use router। ठीक है, और बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपको राउटर डॉट पुश कर सकते हो। राउटर डॉट पुश में यहाँ पर आपको बैकटिक लगाने पड़ेंगे। बैकटिक लगा के मैंने सपोज यहाँ पे ये लिखा और फिर आप यहाँ पे जो आपकी सर्च स्ट्रिंग है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये क्या करेगा, ये आपका यहाँ पे सिंपल उसको रिजल्ट को सर्च कर लेगा। और सेम काम मेरे को आपका करना है बटन के क्लिक पर। जब आप यहाँ पे बटन पे क्लिक करोगे तो बटन के क्लिक पर भी तो यहाँ पे यही हो रहा है। ठीक है, तो जो ये वाला बटन है फर्स्ट वाला गूगल सर्च वाला, तो इस बटन के क्लिक पर भी तो मेरे को यही काम करना है। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा ऑन क्लिक, तो जैसे यहाँ पे इस पे क्लिक हो तो उस केस में ये यहाँ पे ई और ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देगा। बट ऊपर ये यहाँ पे एरर देगा। हाँ, इसने दिया है एरर यहाँ पे कि यहाँ पर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक फॉर्म एलिमेंट आना चाहिए, HTML फॉर्म एलिमेंट, बट यहाँ पे जो ई है ये एक्चुअल में एक फॉर्म एलिमेंट नहीं है, ये यहाँ पे क्लिक इवेंट है जो कि एक माउस इवेंट है। तो आपको यहाँ पे काम करना है, इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, और वहां पे इवेंट में यहाँ पे आपको और डालना है। और हम कैसे डालते हैं, यहाँ पे आपको सिंपल एक ये लगाना है और यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। माउस इवेंट यहाँ पे एरर देगा, यहाँ पे आपको लिखना है react डॉट माउस इवेंट। आप यहाँ पे ये बता रहे हो कि इवेंट जो होता है, इवेंट जो यहाँ पर है वो एक फॉर्म एलिमेंट हो सकता है और वो यहाँ पर एक माउस इवेंट हो सकता है जो कि यहाँ पे क्लिक इवेंट है। ठीक है, तो टाइपस्क्रिप्ट यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको एरर देती है, जो कि ठीक भी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है वो बहुत लूजली कपल्ड है। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका आई एम फीलिंग लक्की है ओए लक्की लक्की होएगा आई एम फीलिंग लक्की। तो जब आप इस पे यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पे डूडल्स खुलता है। इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे इसके ऑन क्लिक पे आपको यहाँ पे क्या करना है कि राउटर डॉट सीधा पुश कर देना है और ये वाली स्ट्रिंग यहाँ पे आपको चिपका देनी है।
तो ये यहाँ पे आपकी वर्क कर जाएगी। ठीक है, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे गूगल सर्च करूँगा, तो आप यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे ये खोल दिया, क्योंकि वो एम्प्टी था इस केस में। बट जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे सपोज हेलो हेलो लिखा और मैंने यहाँ पे ये लिखा, तो आप यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे हेलो को यहाँ पे ये डाल दिया। अब मैं अगर आई एम फीलिंग लकी पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे यहाँ पे डूडल्स खोल देगा, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे वर्क कर रही हैं। अब मेरे को यहाँ पे इस पे काम करना है, जो कि आपका ये स्पीच रिकॉग्निशन है। ठीक है, स्पीच टू टेक्स्ट, इस पे अब मेरे को यहाँ पे काम करना है। तो इसके लिए रिएक्ट का एक पैकेज है, रिएक्ट का एक पैकेज है अपने पास, जो कि है रिएक्ट स्पीच रिकॉग्निशन। तो इसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो ये वाला यहाँ पे पैकेज है रिएक्ट स्पीच रिकॉग्निशन। ये क्या करता है, आपकी जो स्पीच है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, काफी अच्छा पैकेज है, आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। तो इसको सपोज यहाँ पे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल कर डालना है। मेक श्योर गूगल क्रोम के अंदर ही आपको यहाँ पे इसको इंस्टॉल कराना है। यूज कैसे करना है इसको, बड़ा आसान है। सबसे पहले इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे इसको इम्पोर्ट कर लेना है। तो इसको सपोज मैंने यहाँ पे सबसे ऊपर मैंने यहाँ पे इसको इम्पोर्ट कर लिया। ठीक है, रिएक्ट स्पीच रिकॉग्निशन, ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऑल इम्पोर्ट्स एंड इम्पोर्ट डेकोरेशंस आर अनयूज्ड। वो यूज कर लेंगे, कोई बात नहीं। बट कुड नॉट फाइंड अ डेकोरेशन फाइल फॉर मॉड्यूल दिस। तो यहाँ पे क्या होता है कि टाइपस्क्रिप्ट, ये एरर जो है वो टाइपस्क्रिप्ट फेंकता है। टाइपस्क्रिप्ट को आपको बताना पड़ेगा कि ब्रो इस वाले पैकेज को आपको यहाँ पे यूज करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नो इम्प्लिसिट एनी को यहाँ पे आपको फॉल्स करना होता है। तो जैसे आप यहाँ पे इसको फॉल्स करोगे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये आपका यहाँ पे वर्क कर जाएगा, ये वर्क कर गया। इसके बाद अगर आप यहाँ पे वापस आओगे, तो इसको आपको इसके बाद क्या क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको इम्पोर्ट कर लिया। आपको एक जो यहाँ पे कस्टम हुक है इनका, वो जो यहाँ पे आपका इम्पोर्ट कर रहा है उसको आपको यहाँ पे ले लेना है। तो यहाँ पे ये सब चीजें यहाँ पे आपकी इम्पोर्ट कर रहा है। ट्रांसक्रिप्ट के अंदर आपकी एक्चुअल ट्रांसक्रिप्ट आती है, जो भी आप बोल रहे हो और वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना, वो आपका ट्रांसक्रिप्ट के अंदर आता है। तो आपको ट्रांसक्रिप्ट के साथ यहाँ पे काम करना है। ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो सर्च है, या तो सर्च टू वैल्यू आएगी या फिर आपका यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल कंपोनेंट में क्योंकि आपको इनपुट बॉक्स में आपको ट्रांसक्रिप्ट दिखानी है, जो आपने बोला है वो वहाँ पे टेक्स्ट होना चाहिए। तो इस वजह से आपको ट्रांसक्रिप्ट को यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद आप अगर यहाँ पे देखो, तो आपको यहाँ पे अगर आपका ब्राउजर ये सपोर्ट नहीं करता, तो ये उस केस में नल को रिटर्न कर दे। तो आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे चिपका देना है। लेकिन ये स्पैम को रिटर्न कर रहा है, स्पैम यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे इसको कहीं पे यूज नहीं कर रहे। तो यहाँ पे मैं सिंपल नल को रिटर्न करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो, तो ऑन क्लिक पे आपका यहाँ पे ये कॉल होना चाहिए। अगर आपको स्टार्ट करना है, तो एक ऑन क्लिक पे आपको यहाँ पे इसको कॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक इसको डायरेक्टली ना लिख के, क्योंकि मेरे को बाकी काम भी करने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ कि BI माइक्रोफोन जो है, इसके क्लिक पे मेरे को यहाँ पे ये काम करना है। तो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक पे एक फंक्शन यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, जो कि होगा मेरे यहाँ पे स्टार्ट लिसनिंग के नाम से। और यहाँ पे ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे कॉन्स्ट लिया मैंने यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे स्टार्ट लिसनिंग। स्टार्ट लिसनिंग में मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, स्पीच रिकॉग्निशन डॉट स्टार्ट लिसनिंग है, बट ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी लेता है, वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, स्पीच रिकॉग्निशन डॉट स्टार्ट लिसनिंग कंटिन्यूअस टू। तो इसको मैंने यहाँ पे डाला। एक आर्ग्यूमेंट और लेता है, क्योंकि हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं इंडियन इंग्लिश। तो जो लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज यहाँ पे लेता है, और यहाँ पे EN-IN। तो अगर आप यहाँ पे ये लिख दोगे, तो ये इंडियन इंग्लिश यहाँ पे पिक कर लेगा। दूसरी चीज, अगर ये यहाँ पे अगर लिसनिंग आपकी ट्रू है, अगर आप सुन रहे हो, आपने उस पर क्लिक किया, रिकॉर्ड करना आपने उसको स्टार्ट किया, मतलब रिकॉर्ड नहीं मतलब माइक में बोलना, अगर आपने वहां पे स्टार्ट किया, तो आपका ये जो वैल्यू है ये ट्रू हो जाती है। तो मेरे को यहाँ पे एक चेक लगाना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे जो माइक्रोफोन है उसको आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ताकि एक इंडिकेशन रहे कि हाँ, यहाँ पे जो लिसनिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर लिसनिंग मेरी यहाँ पे ट्रू है, तो मेरे को कुछ और काम करना है। अगर लिसनिंग मेरी यहाँ पे फॉल्स है, तो मेरे को कुछ और काम करना है। तो इसको आगे ले आते हैं, और इसको यहाँ से नाइस। मेरे को यहाँ पे दूसरा माइक्रोफोन चाहिए। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखोगे, तो अपने पास यहाँ पे बहुत सारे माइक्स हैं। तो अगर वो वहाँ पे चलता है, मतलब अगर वो वहाँ पे लिसनिंग मोड में है ना, तो मेरे को यहाँ पे दूसरा एक माइक्रोफोन चाहिए। कोई भी एक माइक्रोफोन यहाँ से आप पिक कर सकते हो। जैसे यही वाला पिक कर लेते हैं, जो फर्स्ट वाला है, इसी को यहाँ पे पिक कर लेते हैं। तो BS के अंदर से आएगा ये, लेकिन ये BI वाला है। तो आपको यहाँ पे BS के अंदर से आएगा, तो आपको BS एक अलग फोल्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको नीचे एक लाइन में लिखना पड़ेगा अलग, और यहाँ पे ये लिख के आपको यहाँ पे BS के अंदर से इसको यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ेगा।
ठीक है, तो बी एस फिल और माइक फिल यहाँ पे सपोज मैंने इसको किया और नाइस, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, इसको सेल्फ क्लोजिंग के साथ मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा हूँ, दोनों चीजें मैं यहाँ पे चिपका रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो क्लास है वो मेरे को एज इट इज चाहिए और यहाँ पे स्टार्ट लिस्टिंग की जगह मेरे को यहाँ पे अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि होगा आपका स्टॉप लिस्टिंग। तो स्टार्ट लिस्टिंग की जगह यहाँ पर आपका स्टॉप लिस्टिंग आ जाएगा और यहाँ पे सपोज नाइस। तो स्टॉप लिस्टिंग के केस में यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टॉप लिस्टिंग के केस में आपका अगर यहाँ पे आप देखो तो स्पीच रिकॉग्निशन डॉट स्टॉप लिस्टिंग ये आपका यहाँ पे आना चाहिए। तो मैंने ये यहाँ पे डाला और ये एज अ फंक्शन यहाँ पर आएगा। इसके बाद आपको जो भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट आई है उसको आपको वापस से जो आपका सेट सर्च है उसमें आपको यहाँ पे इसको सेट करना पड़ेगा। तो ट्रांसक्रिप्ट जो है जो आपकी निकल के आएगी जब आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप करोगे, मतलब जब आप माइक में बोलना और उसको वहाँ पे आप बंद करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक ट्रांसक्रिप्ट आएगी, उसको आपने वापस से यहाँ पे सर्च में सेट कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे इतना कर दोगे तो इतने से हो जाएगा। एक सेकेंड देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। एरर है क्या एरर है, रीजनरेटर रन टाइम इज नॉट डिफाइंड। रीजनरेटर रन टाइम ना यहाँ पर एक पैकेज है जो ये मांगता है कि इसको आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद ये यहाँ पे वर्क कर जाएगा। तो npm इंस्टॉल और रीजनरेशन हाइफन रन टाइम करके ये वाला पैकेज है, रीजनरेटर हाइफन रन टाइम। ठीक है, आपको इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है और जो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे आना है, मेक श्योर आप यहाँ पे सबसे ऊपर आओ और सबसे ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेना है। तो इंपोर्ट रीजनरेशन हाइफन रन टाइम। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इतना लिखोगे तो इतने से शायद ये फिक्स हो जाएगा। एक सेकंड देख लेते हैं फिक्स हुआ है क्या। रिफ्रेश हैड टू परफॉर्म अ फुल लोड ड्यू टू अ रन टाइम एरर। भाई लोडिंग कर लो, हो गया, लोड हो गया। तो आप अगर देखो तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। इस पे सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हेलो दिस इज कोड फॉर इंटरव्यू, कोर पॉइंट इसने सर्च किया है बट आप अगर देखो तो वर्क कर रहा है। एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, हेलो दिस इज कोड फॉर इंटरव्यू। तो आप अगर देखो तो इस बार बिल्कुल परफेक्ट इसने यहाँ पे पकड़ा है। और अगर यहाँ पे मैं इसको लिख के सर्च करूंगा तो आप यहाँ पे देखो ये सर्च भी करेगा, हेलो दिस इज कोड फॉर इंटरव्यू। तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। एंड यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है यार लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। आपने अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। कोई इश्यू है कमेंट करना और बाकी वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।